अध्याय 491 उत्पत्ति प्रयोगशाला। मेरे जीन उत्पत्ति प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। वीर की निगाहें जीन अनुक्रम मानचित्रों पर टिकी हुई देखकर केनाड ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जीन उत्पत्ति प्रयोगशाला। वीर ने जब उसकी बात सुनी तो वह हैरान रह गया। कितना अहंकारी बयान है। मिथ जीन में प्राचीन पौराणिक सभ्यता के परम रहस्य समाहित हैं, लेकिन ये सत्य को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत अपूर्ण है। क्या केनाड ने मिथ जीन की अंतिम उत्पत्ति का पता लगाने के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी? ऐसा लगता है कि वह न केवल एक सनकी वैज्ञानिक है, बल्कि एक वैज्ञानिक कट्टरपंथी भी है। वीर को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। लगता है हमने यहां आकर सही फैसला लिया। केनाड को इतना भरोसा है कि उसके पास निश्चित रूप से कुछ वास्तविक चीज है। वीर के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर केनाड ने गर्व से कहा, मिथ जीन अंतर्तार्किक मनुष्यों की असाधारण उत्पत्ति का स्रोत है, जो सीधे प्राचीन पौराणिक कथाओं के रहस्यों की ओर इशारा करता है। इस प्रयोगशाला की स्थापना का मेरा उद्देश्य अनगिनत साधकों का पता लगाना है। मिथ जीन का रहस्य, मिथ जीन के बारे में सबसे मूलभूत सत्य को उजागर करना। वह बेतहाशा हंसा, उसकी हंसी बेलगाम अहंकार से भरी हुई थी। वीर को एक अस्पष्ट एहसास हुआ। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 1100 जोड़ 1200 जोड़ 1300। वीर की आंखों में चांदी जैसी रोशनी चमक उठी। एक एकल दाव जीन अनुक्रम मानचित्र मेरी आंखों के सामने प्रकट हुआ, लगातार स्कैन करते हुए, मेरी अपनी नींव में परिवर्तित होता हुआ, और मेरी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। इन सभी में जीन के रहस्य समाहित हैं। मैंने बिल्कुल सही चुनाव किया। वीर मन ही मन बहुत खुश हुआ। इंटरस्टेलर ह्यूमंस में ये जीन अनुक्रम मानचित्र दुर्लभ पौराणिक मार्ग हैं, जिनमें गहन रहस्य समाहित हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत जीन अनुक्रम मानचित्र दिव्य और असाधारण की ओर ले जाने वाला मार्ग है। मिथक के अनुसार जीन असंख्य हैं, और जब उन्हें क्रमिक परतों में संयोजित किया जाता है, तो उनमें अनंत संभावनाएं होती हैं। प्रत्येक विशिष्ट रूप से निर्मित जीन अनुक्रम मानवीय बुद्धिमत्ता और पौराणिक ज्ञान के सार का मूर्त रूप है। वीर के आश्चर्यचकित चेहरे को देखकर केनाड मन ही मन खुश हुआ। उसकी आंखें एक अजीब अथाह रोशनी के साथ इधर उधर घूम रही थीं। इससे पहले कि वीर जीन अनुक्रम आरेखों को देखना जारी रख पाता, उसने अपनी उंगली से इशारा किया, और मानव प्रयोग कक्षों पर प्रदर्शित सभी जीन अनुक्रम आरेख गायब हो गए, मानो उन्हें डर हो कि वीर उन सभी को देख लेगा। केनाड ने वीर की ओर मुड़कर देखा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वीर तुरंत समझ गया और गहरी आवाज में पूछा, हम इस बहुमूल्य पौराणिक ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? केनाड ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आप मुझे पौराणिक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं जो मुझे आकर्षित करेगा। ज्ञान अनमोल है। पौराणिक ज्ञान अनमोल है। स्पष्टतः केवल पौराणिक ज्ञान, जो इन जीन अनुक्रमों जितना ही मूल्यवान है, केनाड को प्रभावित कर सकता था, जो स्वर्ग के टावर के कुछ गिने चुने जीन मास्टर्स में से एक था। ये दूसरों के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन वीर के लिए, जिसे पृथ्वी के सभी प्राचीन मिथकों का ज्ञान था, यह कोई कठिन कार्य नहीं था। उसके मन में एक विचार आया, और उसके शरीर के भीतर जीन समीकरण बहुत तेज गति से काम करने लगा, जिससे उसकी आनुवंशिक क्षमता तेजी से कम होने लगी। आनुवंशिक क्षमता -620, -690, -760। कुछ ही समय बाद एक बिल्कुल नया जीन अनुक्रम मानचित्र सामने आया। वीर ने पहचान चिप पर बार बार क्लिक किया, और जल्द ही एक जीन अनुक्रम का डेटा मॉडल तैयार हो गया और भेज दिया गया। केनाड को संदेश मिला, उसने उस पर क्लिक किया और उसके चेहरे के भाव तुरंत ही पूरी तरह से बदल गए। ड्रैकुला जीन, उद्धरण चिन्ह, चमगादड़ जीन गुणा 8 जोड़ रक्त पिपासा जीन गुणा 6 इक्वल्स पिशाच चमगादड़ जीन। घोस्ट जीन गुणा 6 जोड़ सायोनिक जीन गुणा 7 इक्वल्स घोस्ट जीन। वैम्पायर बैट जीन गुणा 9 जोड़ घोस्ट जीन गुणा 7 इक्वल्स वैम्पायर जीन। वैम्पायर जीन गुणा 9 जोड़ किंग जीन गुणा 8 इक्वल्स ड्रैकुला जीन। उद्धरण चिन्ह। ड्रैकुला कौन है? क्या वह पिशाच पौराणिक मार्ग का सर्वोच्च स्रोत है? केनाड के दिमाग में अनगिनत विचार दौड़ रहे थे, लेकिन वह अपनी दहशत को छिपा नहीं सका। एक बिल्कुल नया और संपूर्ण जीन अनुक्रम मानचित्र। इस बच्चे ने इसे इतनी जल्दी समझ लिया। वह कैसे संभव है? आनुवंशिकी के एक महान विद्वान के रूप में वे इस बात से भलीभांति अवगत थे कि पूरी तरह से एक नया जीन अनुक्रम बनाना कितना कठिन था। प्रत्येक जीन अनुक्रम मानचित्र में अपना एक अनूठा रहस्य छिपा होता है, जिसमें अत्यंत जटिल क्रम परिवर्तन और संयोजन होते हैं। जीन की शाखाएं ही सबसे बुनियादी जीन से चरण दर चरण विकसित होती हैं, जिनकी संख्या लाखों में होती है।
यदि हम क्रमचय और संयोजनों पर विचार करें और अलग अलग संख्या में बिंदुओं वाले विभिन्न जीनों पर विचार करें, तो पैमाना और भी बड़ा हो जाता है, जो सैकड़ों मिलियन तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि अंकों की संख्या में मामूली बदलाव भी जीन विकास संयोजनों की शक्ति को काफी हद तक बदल सकता है। मिथ जीन में अनगिनत रहस्य समाहित है और यह अविश्वसनीय रूप से सटीक है। यह ऐसी चीज नहीं है जिसमें आसानी से हेरफेर किया जा सके। हालांकि केनार्ड इंटरस्टेलर में मौजूद कुछ गिने चुने जीन मास्टर्स में से एक थे, फिर भी उन्हें जीन अनुक्रम मानचित्र का सफलतापूर्वक पता लगाने से पहले लाइट ब्रेन का उपयोग करके लाखों डेटा सिमुलेशन करने और हजारों व्यक्तिगत प्रयोगों और असफलताओं से गुजरना पड़ा, जिसमें बहुत मेहनत लगी। प्रत्येक पूर्ण पौराणिक मार्ग असीम ज्ञान की पराकाष्ठा है। यही कारण है कि मानवता द्वारा अंतरतारकीय यात्रा शुरू करने के इतने वर्षों बाद भी पौराणिक साधना अभी तक पूरी तरह से प्रचलित नहीं हो पाई है। पौराणिक ज्ञान की कमी जीन विकास की जटिलता को खगोलीय बना देती है, जिसका अनुमान ब्रह्मांड में कणों की संख्या से भी अधिक है। अंतरतारकीय युग में भी अपनी अविश्वसनीय रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी और लाइट ब्रेन की विशाल कंप्यूटेशनल मांगों के बावजूद सभी संभावनाओं की पूरी तरह से भविष्यवाणी करना अभी भी असंभव है। इस समय वीर ने इस पर केवल एक संक्षिप्त नजर डाली, फिर भी उसने एक संपूर्ण मिथक जीन मॉडल का अनुमान लगाया, जो पिशाच पौराणिक पथ को भी पार कर गया, जिसे उसने पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया। केनार्ड अब शांत नहीं था, वह आश्चर्यचकित दिख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे तुम संतुष्ट हो, दाओ? वीर ने बगल से दाओ की ओर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। केनार्ड को तुरंत एहसास हुआ, बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह, मेरे पीछे आओ। वह आगे बढ़ा और वीर उसके पीछे पीछे एक बंद गलियारे में दाखिल हुआ। दोनों ओर की दीवारें घनी तरह से लिखे हुए लेखों और जानकारियों से ढकी हुई थीं। उन पर दाव की दोहरी हेलिक्स श्रृंखला प्रदर्शित थी, जिसमें जीन का प्रत्येक खंड चमक रहा था, जो रहस्यमय और असाधारण प्रतीत हो रहा था। यही तो मानव जीन श्रृंखला का रहस्य है, राइबोन्यूक्लियोटाइड से बनी दोहरी हेलिक्स संरचना। ये कार्बन आधारित कार्बनिक यौगिक जीवन का कोड कैसे बनाते हैं? ये ब्रह्मांड में लाखों जीव जंतुओं का निर्माण कैसे करते हैं? क्या आप समझते हैं? उन्होंने उत्साह से भरी आवाज में दोहरी हेलिक्स डीएनए संरचनाओं की ओर इशारा किया। मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। कार्बन आधारित कार्बनिक पदार्थ इतना नाजुक होने के बावजूद इस तरह का उच्च ऊर्जा वाला रूप कैसे अस्तित्व में आया? क्या ये और भी सूक्ष्म आयाम हो सकता है? वीर ने गहरी आवाज में पूछा। बिल्कुल, केनार्ड ने गहरी आवाज में कहा। भौतिकी के सामान्य ज्ञान के अनुसार ये सर्वविदित है कि ब्रह्मांड के 11 आयाम हैं, जिनमें से 7 सूक्ष्म जगत में समाहित हो चुके हैं। यदि इन सभी को खोल दिया जाए तो एक सूक्ष्म कण भी एक ग्रह से बड़ा हो सकता है। कणों के भीतर सूचना भी समाहित हो सकती है और यह अविश्वसनीय रूप से विशाल है। यही मिथक जीन का मूल है, एक आध्यात्मिक अस्तित्व। मैं इसे आत्मा की छाप कहता हूँ। सच्चा मिथक जीन न केवल वंश की निरंतरता है, बल्कि आत्मा की विरासत भी है। तो बस, एक फूल में एक दुनिया समाई है, एक पत्ते में एक बोधि वृक्ष। क्या यही मिथक जीन की सच्ची उत्पत्ति और रहस्य है? अन्य पहाड़ों से प्राप्त जैड का उपयोग पत्थर को पॉलिश करने के लिए किया जा सकता है। केनार्ड की बातें सच थी या नहीं, इससे वीर को अचानक एक एहसास हुआ, मानो एक नया दरवाजा खुल गया हो और उसने एक ऐसा परिदृश्य देखा हो जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। आनुवंशिक क्षमता +2 2500+2500+2600। मानो इसने कोई गहरा रहस्य खोज लिया हो। आनुवंशिक क्षमता तेजी से बढ़ने लगी। वीर की आंतरिक बुद्धि भी बढ़ रही थी। अपने विशाल पौराणिक ज्ञान के साथ इसे मिलाकर उसने केनार्ड की मिथक जीन आत्मा छाप प्रणाली के भीतर गहन निष्कर्ष निकाले और अधिक सत्य देखे। प्राचीन पौराणिक कथाओं में उच्चतम स्तर तक साधना करने वाले शक्तिशाली प्राणी अपनी असाधारण क्षमताओं को अपनी आत्मा की गहराइयों में समाहित कर सकते थे, जिससे एक गहन छाप बनती थी और उनकी आध्यात्मिकता हमेशा के लिए बनी रहती थी। वीर के भीतर मौजूद जीन समीकरण तुरंत ही तेज गति से काम करने लगा और डेटा स्ट्रीम तेजी से गुजरी, जिससे उनकी आंखों के सामने का दृश्य तुरंत बदल गया। धारणा स्थूल आयाम को भेद कर अधिक सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है। प्रत्येक मिथक जीन मेरी आंखों के सामने प्रकट होता है, अनगिनत रहस्यमय पैटर्न से उकेरा हुआ भूलभुलैया की एक श्रृंखला की तरह दुनिया में सबसे रहस्यमय और समझने में मुश्किल संरचना का निर्माण करता है, परिपूर्ण, भव्य और अवर्णनीय। क्या यह मिथ जीन की उत्पत्ति की शक्ति है? अध्याय 492 जीन की उत्पत्ति। वनडाओ में दाव पैटर्न स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो जटिल और विस्तृत डिजाइन बनाते हैं और एक एकीकृत संपूर्णता का निर्माण करते हैं।
प्रत्येक दाव पैटर्न अपने मूल तत्व से ही एक शाश्वत चमक बिखेरता है, जो समय से परे जाकर इतिहास की लंबी धारा को पार करता है और अमर गुण रखता है। अरबों वर्षों के परिवर्तन और अनगिनत पीढ़ियों की विरासत के बाद भी इसका एक भी निशान नहीं मिटेगा। इसमें प्राचीन मिथकों के रहस्य समाहित हैं, जो अमर और अविनाशी हैं और मानव जाति द्वारा जागृत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उस क्षण वीर का मन अनंत रूप से विस्तारित हुआ, सबसे सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश कर गया और एक अतिरिक्त 7 आयामी स्थान का साक्षी बना। न ऊपर, न नीचे, न पूरब, न पश्चिम, न दक्षिण, न उत्तर। इस समय स्थूल सिद्धांत अपना अर्थ खो देता है। दिशा हर उस चीज का वर्णन करने के लिए अपर्याप्त है जो देखी जा सकती है। डोमेन के सूक्ष्म स्थान में सबसे छोटे कण भी फैले हुए होते हैं। टेलीपैथी में एक दाव के पतले तार प्रकट हुए, चकाचौंध भरी रोशनी बिखेरते हुए, भगवान के तंतुओं की तरह अनंत तक फैलते हुए, हर जगह में प्रवेश करते हुए, मानो ब्रह्मांड के हर कोने को जोड़ रहे हों। वीर के सामने मिथ जीन की उत्पत्ति का पूरा रहस्य उजागर हो गया। प्रत्येक मिथक जीन एक लघु संरचना है, जो नन्हे नन्हे धागों से बनी होती है, जो मिलकर ब्रह्मांड के सबसे जटिल पैटर्न का निर्माण करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भांग का एक उलझा हुआ जाल जिसे काटा या सुलझाया नहीं जा सकता। इसे बहुत देर तक घूरने से आंखों में चक्कर आ सकता है और सिर हल्का महसूस हो सकता है, लेकिन ये गहरे और रहस्यमय रहस्यों को उजागर करता है, लोगों को इसमें डुबो देता है और उनके लिए इससे बाहर निकलना मुश्किल बना देता है। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 1800 जोड़ 2000 जोड़ 2100। पौराणिक ज्ञान का विकास क्षमता के विकास में परिवर्तित हो गया, जो आध्यात्मिक अभ्यास का आधार बन गया। स्ट्रिंग थ्योरी। वीर के हृदय में एक गहरी समझ उत्पन्न हुई। वास्तव में विज्ञान का अंतिम लक्ष्य धर्मशास्त्र है। मिथ जीन के असाधारण सिद्धांत का सार वास्तव में स्ट्रिंग थ्योरी है, जो पहले से ही एक सुस्थापित वैज्ञानिक सिद्धांत है। तारों का मुड़ना सबसे बुनियादी पदार्थ है। क्या मिथ जीन स्ट्रिंग्स के पुनर्संयोजन के माध्यम से पौराणिक जानकारी को रिकॉर्ड कर रहा है, इस प्रकार अरबों वर्षों तक विरासत को कायम रख रहा है। ये ब्रह्मांडीय कण का सबसे मौलिक रूपांतरण है, जिसे किसी भी बल द्वारा मिटाना मुश्किल है। मिथक और विज्ञान दोनों ही ब्रह्मांड के परम तत्व की खोज में लगे रहते हैं। एक ब्रह्मांड से परे जाने का प्रयास करता है, तो दूसरा सत्य की पूर्णता को प्राप्त करने का। ये शक्ति की दो बिल्कुल विपरीत प्रणालियां हैं, लेकिन इनका गंतव्य एक ही है। ये ठीक वैसा ही है जैसे दो लोग एक ही पहाड़ पर चढ़ रहे हों और एक दूसरे को देखना न चाहें। उनके रास्ते निश्चित रूप से अलग होंगे, लेकिन वे अंततः एक ही मंजिल पर पहुंचेंगे। वह है पर्वत की चोटी। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 12000। इस क्षण वीर के हृदय में ज्ञान की जो बेड़ियां थीं, वे पूरी तरह टूट गईं। मिथक और विज्ञान एक हो गए, एक एकीकृत रूप धारण कर लिया, और उसे जीन की उत्पत्ति के अंतिम रहस्य की जानकारी प्राप्त हुई। आनुवंशिक क्षमता में एक ही बार में 10,000 से अधिक की वृद्धि हुई, जो सीधे तौर पर एक जीन बिंदु की वृद्धि है। लिन फैंग, जैसे ही वह अपने विचार में पूरी तरह डूब गया था, दूर क्षितिज से आती एक आवाज ने उसे चौंका कर जगा दिया। वीर अचानक चौंक कर जागा और खुद को अभी भी ओरिजिन लेबोरेटरी में खड़ा पाया, जहां जीन मास्टर केनार्ड उसे एक अविश्वसनीय रूप से अजीब भाव से देख रहा था। लेकिन वह अपने काम में इतना मग्न था कि वह भूल गया था कि वह कहाँ है। ये यात्रा सार्थक रही। ये यात्रा वाकई सार्थक रही। वीर मन ही मन बहुत खुश था। उसने जो कुछ हासिल किया था, उसके आधार पर उसके पिछले प्रयास सार्थक साबित हुए थे। और ये तो केनार्ड के कुछ उदाहरण मात्र हैं। यह ओरिजिन लेबोरेटरी के सभी परिणाम मात्र हैं। अगर हमें और भी परिणाम देखने को मिले तो आनुवंशिक क्षमता में कितनी जबरदस्त वृद्धि होगी। जीन के बारे में क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। वीर अपनी आगामी यात्रा को लेकर वास्तव में उत्साहित था, लेकिन बाहरी तौर पर वह शांत और संयमित बना रहा। बस इतना ही, उसने लापरवाही से कहा। बिल्कुल नहीं, केनार्ड ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। लेकिन अगर आप और देखना चाहते हैं, तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना भुगतान करने को तैयार हैं। ओह! वीर मन ही मन मुस्कुराया, और जैसे ही उनकी नजरें मिली, मानो चिंगारी सी दौड़ गई हो। दोनों ही जीन के विशेषज्ञ हैं, जो मिथक जीन के मूलभूत रहस्यों की खोज में लगे हुए हैं। उनकी दृष्टि में ब्रह्मांड में कोई भी चीज विशेष रूप से मूल्यवान नहीं है। केवल अनमोल पौराणिक ज्ञान ही उनके दिलों को छू सकता है। वीर इस बात से भली भांति परिचित था। लगता है आज मेरे पास दिल खोलकर खर्च करने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसने दांत पीस लिए, लेकिन फैसला लेने में उसे ज्यादा मुश्किल नहीं हुई।
चूंकि उसने जीन मास्टर की खोज करने का फैसला किया था, इसलिए ये सब स्वाभाविक रूप से उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। आनुवंशिक क्षमता -680 -920 -1090। जीन इक्वेशन ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया और जो क्षमता अभी अभी बढ़ी थी वह फिर से तेजी से गिरने लगी। प्रत्येक मिथक जीन दुनिया के सबसे चमकीले तारों की तरह चमकता है, चकाचौंध भरा और अतुलनीय। फिर भी तारों की रोशनी में वे एक दूसरे को ढकते और जोड़ते हैं, उल्टे अंकुरों का रूप धारण करते हैं, सामंजस्यपूर्ण और परिपूर्ण पिरामिडों की तरह जो असाधारणता की ओर कदम दर कदम ले जाते हैं। वीर ने बार बार क्लिक किया और डेटा बिजली की गति से स्थानांतरित हो गया। 3 पूंछ वाली लोमड़ी का जीन अनुक्रम आरेख, एल्फ जीन अनुक्रम चार्ट, 100 भूतों का जीन अनुक्रम आरेख ... 1 दर्जन से अधिक जीन छवियों को इस तरह से भेजा गया मानो वे मुफ्त हों। केनार्ड ने उस पर एक नज़र डाली और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। इन जीन अनुक्रमों को केवल महान साधक स्तर तक ही विकसित किया जा सकता है। यह क्षेत्र विभिन्न मानव पौराणिक प्रणालियों से जुड़ा है, जैसे कि चीनी पौराणिक कथाओं में 3 पूंछ वाली लोमड़ी, पश्चिमी पौराणिक कथाओं में अमर आत्माएं और जापानी पौराणिक कथाओं में 100 राक्षसों की रात्रि परेड। एक समय ऐसा भी आया जब इंटरस्टेलर में मौजूद कुछ गिने चुने जीन मास्टर्स में से एक होने के बावजूद वह भी सभी जीन अनुक्रम मानचित्रों की उत्पत्ति का पता नहीं लगा सका। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वीर को देखते ही उसकी आंखों में भय का भाव तेजी से बढ़ता जा रहा था। ये बच्चा कितने साल का है? अभी 20 साल के भी नहीं हुए। ग्रैंडमास्टर स्तर प्राप्त करना, एक साधक का इतना ज्ञानी होना एक बात है, लेकिन उनके पास पौराणिक कथाओं का इतना गहन ज्ञान कैसे हो सकता है? किस पौराणिक साधना शक्ति ने उसका पालन पोषण किया है, या वह सिर्फ एक बूढ़ा राक्षस है जो जवान होने का नाटक कर रहा है? ... एक पल में ही केनार्ड के दिमाग में अनगिनत अनुमान कौंध गए, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। इस क्षण वीर ने मन ही मन उसके अचंभित चेहरे को देखकर मुस्कुराया और आराम से पूछा, तो क्या ये चीजें आवश्यकताओं को पूरा करती हैं? केनार्ड के चेहरे से सदमे के भाव पूरी तरह से गायब नहीं हुए थे। वह गहरी सोच में डूब गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और कहा, काफी नहीं? क्या इतना काफी नहीं है? इस बार वीर हैरान रह गया। जीन अनुक्रम कितने अनमोल होते हैं। अगर इतना काफी नहीं है तो ओरिजिन लेबोरेटरी से आने वाले परिणाम कितने आश्चर्यजनक होंगे। ... इससे उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। अगर केनार्ड उससे झूठ बोलने की हिम्मत करता है तो उसे असभ्य होने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और कितना चाहिए? वीर ने दाव से फिर पूछा। ये तो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, केनार्ड ने दाव से कहा। अगर आप 30 और जीन अनुक्रम मानचित्र उपलब्ध कराते हैं तो आपको केवल 30 साल पहले के मेरे शोध परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अगर आप 60 और उपलब्ध कराते हैं तो आपको 10 साल पहले के मेरे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर आप मेरे नवीनतम परिणाम देखना चाहते हैं तो आपको 100 जीन अनुक्रम मानचित्रों की आवश्यकता होगी। इतना कहने के बाद उसने वीर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको इतने सारे जीन अनुक्रम कहाँ से मिले। मेरी ओरिजिन लेबोरेटरी की प्रमुख उपलब्धियां इतनी आसानी से हासिल नहीं की गई हैं। ... नवीनतम परिणाम प्राप्त करने के लिए 100 जीन अनुक्रम प्राप्त करना वास्तव में आवश्यक है। वीर ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि जीन अनुक्रम अमूल्य हैं, लेकिन जीन समीकरणों और पृथ्वी की पौराणिक कथाओं की विरासत की मदद से नए जीन अनुक्रमों का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। ये तो बहुत झंझट का काम है। डीएओ का उपयोग करके 100 जीन अनुक्रम मानचित्र तैयार करने में कितनी आनुवंशिक क्षमता खर्च होगी? केनार्ड की उम्मीद भरी आंखों को देखकर वीर को एक विचार आया और उसने ये संदेश उसे दे दिया। इतनी जल्दी? केनार्ड ने मन ही मन सोचा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा पहले से ही तैयार था? लेकिन जब उसने उस पर क्लिक किया तो उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ये है नॉर्स पौराणिक कथाओं की वंशावली। अध्याय 493 नॉर्स पौराणिक कथा। नॉर्स पौराणिक कथाओं की वंशावली। उन शब्दों को देखते ही केनार्ड तुरंत मोहित हो गया, उसके हाथ कांपने लगे। एक संप्रदाय के महान गुरु के रूप में उन्होंने सब कुछ देखा था, लेकिन अब उनके सामने एक संपूर्ण पौराणिक वंश का ज्ञान था जिससे उनके लिए शांत रहना मुश्किल हो गया था। वीर ने इस दृश्य को मुस्कुराते हुए देखा, उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। 100 जीन अनुक्रम आनुवंशिक क्षमता का अत्यधिक दुरुपयोग है। क्या ये व्यक्ति पौराणिक कथाओं से संबंधित नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है? चलो उसे सीधे सीधे पौराणिक कथा बता देते हैं और उसे खुद ही समझने देते हैं। वीर अपनी आनुवंशिक क्षमता को बर्बाद नहीं करना चाहता।
नॉर्स देवता राजा, ओडिन देवताओं के राजा, संसार के शासक। वे एक विशाल स्वर्ण हेलमेट पहनते हैं और दो कौवे उनके कंधों पर बैठे रहते हैं, जो क्रमशः विचार और स्मृति का प्रतीक हैं। हर सुबह वे पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हैं और ओडिन को अपने अवलोकन बताने के लिए लौटाते हैं। दो भेड़िए ओडिन के पैरों के पास दुबके रहते हैं, जिन्हें लालच और इच्छा नाम दिया गया है, जो उनके रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। अपनी बुद्धि बढ़ाने, भविष्य की भविष्यवाणी करने और बेहतर शासन करने के लिए ओडिन विश्व वृक्ष की जड़ों के पास स्थित पवित्र झरने, ज्ञान के कुएं से पानी पीना चाहते थे। हालांकि कुएं की रखवाली करने वाले विशालकाय मिमिर ने बदले में उनसे एक आंख मांगी। बिना किसी संकोच के ओडिन ने अपनी एक आंख निकाल ली। पानी पीने के बाद वे अविश्वसनीय रूप से ज्ञानी हो गए। उन्होंने नॉर्स वर्णमाला का आविष्कार किया, जिसका उपयोग भाग्य की अप्सराएं अपनी नियति को ढालों पर अंकित करने के लिए करती थीं, जो सभी जादू का प्रसिद्ध स्रोत है, यानी रून्स। देवताओं की रानी फ्रिग, प्रेम की देवी, विवाह और परिवार की शासक, ओडिन की पत्नी। स्वर्ग और पाताल लोक दोनों में उनका प्रभुत्व है। वह सुंदर है, उनके सुनहरे बाल सफेद पंखों से जड़े हुए हैं। वह एक सफेद वस्त्र पहनती हैं जिसमें एक सुनहरी कमरबंद है, जिससे चाबियों का गुच्छा लटका हुआ है। उन्हें सुंदर वस्त्र और चमकीले गहने बहुत पसंद हैं। उन्होंने एक कीमती हार खरीदने के लिए ओडिन का सोना चुरा लिया। जब ओडिन को इसका पता चला तो वह क्रोधित होकर चले गए। तब ब्रह्मांड पर हिम दैत्यों का शासन था और एक भीषण सर्दी ने सभी जीवन का दम घोंट दिया। 7 महीने बाद जब ओडिन एसगार्ड लौटे, तब जाकर संकट टल पाया। थोर एक विशाल कद और अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें भेदक हैं, घनी सुनहरी दाढ़ी है। वह हथौड़ा चलाता है और लोहे के दस्ताने और सोने की कमरबंद पहनता है। कई वर्षों तक थोर ने पूर्वी सीमाओं को बर्फीले दानवों और मिडगार्ड सर्प के आक्रमणों से बचाया है और देवताओं के घर की रक्षा की है। थोर ईमानदार और बेदाग है और ओडिन को चुनौती देने का साहस रखता है। वह गुस्सैल है लेकिन साथ ही वीर और साहसी भी है। जब देवताओं का अंत आया तो थोर ने मिडगार्ड सर्प से फिर से युद्ध किया और उसके साथ ही मर गया। केनार्ड केवल वीर से जीन अनुक्रम प्राप्त करना चाहता था, लेकिन उसे अप्रत्याशित रूप से पौराणिक ज्ञान का सामना करना पड़ा, जो वास्तव में एक सुखद मुसीबत थी। इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वीर ठीक उसके सामने खड़ा था, उसने तुरंत संदेश खोला और जल्दी से उसे पढ़ा। एक एक करके पौराणिक कथाओं के नाम मेरी आंखों के सामने प्रकट होने लगे। इन देवताओं के नाम पहले विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों पर बिखरे हुए थे, लेकिन अब वे हमारी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हैं, जिससे एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण हुआ है। जीन मास्टर्स इंटरस्टेलर के भीतर वह समूह है जिनके पास पौराणिक कथाओं का सबसे अधिक ज्ञान है, और केनार्ड के दृष्टिकोण से यह स्वाभाविक है कि वह देख सके कि यह पौराणिक वंशावली कितनी पूर्ण है। देवताओं के समूह में प्रत्येक देवता का इतना तर्कसंगत और व्यवस्थित स्थान देखकर उसे ऐसा लगा मानो संपूर्ण नॉर्स पौराणिक कथाओं के रहस्य उसके सामने प्रकट हो रहे हों, जिससे वह आनंद से भर गया। उसके सामने ज्ञान का इतना विशाल भंडार खुला पड़ा है, अगर वह इन सब का विश्लेषण कर सके तो वह कितने नए मिथक जीन अनुक्रमों का अनुमान लगा सकता है। ओडिन भगवान राजा का क्रम, थॉर सीक्वेंस, फेनरा द वुल्फ सीक्वेंस। यदि सफल रहा तो प्रत्येक पौराणिक श्रृंखला अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य से भरी हुई है। यह आपके सामने फैले एक विशाल खजाने की तरह है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, संसाधनों का एक अक्षय स्रोत है। उसकी घबराहट भरी हालत देखकर वीर मुस्कुराया। सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये देखते हुए कि केनार्ड श्वेत थे, मैंने जानबूझकर पश्चिमी पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से नॉर्स पौराणिक कथाओं की व्यापक श्रेणी का अध्ययन करने का विकल्प चुना। ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल सटीक साबित हुआ है और ओरिजिन लेबोरेटरी से नवीनतम निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त से अधिक होना चाहिए। क्या गायब? अचानक एक जोरदार चीख निकली, मानो कोई खजाना जो उसने अभी अभी हासिल किया था उसके हाथों से फिसल गया हो। केनार्ड की आंखें फटी रह गईं, खून से लाल हो गईं, उसके भीतर से एक अलौकिक क्रूरता झलक रही थी और वह वीर को घूर रहा था। एक पल में वीर को ऐसा लगा मानो कोई बेहद भयानक राक्षस उसे घूर रहा हो और उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। ये व्यक्ति अजीब व्यवहार कर रहा है। उसकी आंखें नीचे झुक गईं और बेहद ठंडी हो गईं। अपना संयम खोते हुए केनार्ड एक ऐसे दानव की तरह लग रहा था जिसने अपना मुखौटा उतार दिया हो। अब उसमें पहले जैसा परिष्कृत विद्वान भाव नहीं बचा था, उसकी आभा भयावह और डरावनी थी। क्या केनार्ड एक जीन मास्टर है जो मानव प्रयोगों के लिए अपनी ही प्रजाति के जीवों का उपयोग करता है, और इस प्रकार वह केवल एक शोध करता है?
क्या उसने अपने शरीर में कुछ अमानवीय परिवर्तन करवाए होंगे? वीर को अचानक कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे उसने पहले नजरअंदाज कर दिया था, और उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। तुमने जिस पौराणिक ज्ञान का वादा किया था वह कहाँ है? यहाँ सिर्फ एक पौराणिक चित्र क्यों है? इस समय केनाड का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा नसों से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। वह सीधे वीर को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर वीर ने कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वह अब और चुप नहीं रह पाएगा। वीर का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। नॉर्स पौराणिक कथाएं विशाल हैं। मुझे उनके बारे में बस थोड़ी सी जानकारी है। मैं आपको संपूर्ण पौराणिक ज्ञान कैसे दे सकता हूँ? आपके प्रयोगशाला के परिणाम चाहे कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, क्या वे संपूर्ण पौराणिक कथाओं के बराबर हो सकते हैं? भले ही मेरा ज्ञान अधूरा हो, मुझे ये देखना होगा कि आपके परिणाम कीमत के लायक हैं या नहीं। सभी जानते हैं कि पौराणिक ज्ञान कितना मूल्यवान होता है। क्या आप बिना कोई प्रयास किए मुफ्त में कुछ पाना चाहते हैं? क्या दुनिया में वाकई इतनी सस्ती कोई चीज है? वीर ने शांत भाव से हल्की मुस्कान के साथ बात की। प्रयोगशाला के निष्कर्ष कितने भी मूल्यवान क्यों न हो, वीर दूसरे पक्ष को पूरी नॉर्स पौराणिक कथा नहीं बताएगा। इंटरस्टेलर में वर्णित सभी पौराणिक कथाएं अब अधूरी हैं। अगर मैं जल्दबाजी में ज्ञान की एक पूरी पौराणिक प्रणाली का खुलासा कर दूं, तो ये बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा और संभवतः इंटरस्टेलर में प्रमुख शक्तियों का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लेगा। वीर इतनी आसानी से खुद को खतरे में नहीं डालेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि कितना ज्ञान साझा किया जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि केनाड के प्रयोगशाला के निष्कर्ष उन्हें प्रभावित कर पाते हैं या नहीं। केनाड की आंखों की लालिमा फीकी पड़ गई और वह वीर को ध्यान से देखता रहा। काफी देर तक चुप रहा। माहौल पहले से कहीं ज्यादा भयावह हो गया। वीर ऊपर से शांत दिखाई देता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह सतर्क था और किसी भी क्षण कार्रवाई करने के लिए तैयार था। एक जीन मास्टर सैद्धांतिक रूप से सभी प्रकार के नए जीन अनुक्रमों का अनुमान लगा सकता है, और यदि वह साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है तो वह निश्चित रूप से एक कमजोर चरित्र नहीं होगा। क्योंकि एक सामान्य कल्टीवेटर की तुलना में जीन मास्टर के पास अधिक विकल्प होते हैं, जो सर्वोत्तम विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त होते हैं। वीर अपने विरोधियों को कभी कम नहीं आंकता, खासकर ऐसे व्यक्ति को जो एक दुर्लभ जीन मास्टर हो। अंततः शांति भंग हो गई। मेरे पीछे आओ, केनाड ने गुस्से से कहा और प्रयोगशाला के अंदर और गहराई में चला गया। वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया और उनके पीछे पीछे चला गया। हालांकि माहौल ठीक नहीं था और आगे खतरे की संभावना भी थी, लेकिन इस प्रयोगशाला से मिले परिणाम बिल्कुल वही थे जो वह चाहता था। सन वुकोन की पौराणिक कथात्मक यात्रा ने भी उन्हें भरपूर आत्मविश्वास दिया, जिससे वे सबसे बड़े खतरों का भी शांतिपूर्वक सामना करने में सक्षम हुए। इंटरस्टेलर इतना विशाल है कि भले ही इसके प्रतिद्वंद्वी न हो, लेकिन अगर वीर इसे छोड़ना चाहता है तो उसे विश्वास था कि इंटरस्टेलर के भीतर बहुत कम लोग ही उसे रोक सकते हैं। यहां तक कि घोस्ट ब्लैक होल भी ऐसा नहीं कर सका। केनाड की तो बात ही छोड़िए, जो कि एक इंसान था। जैसे जैसे आप प्रयोगशाला में आगे बढ़ते गए, वह और भी अंधेरी और भयावह होती गई। हमारी आंखों के सामने विशालकाय जीवन रक्षक पॉड दिखाई दिए, जिनकी पारदर्शी मिश्र धातु की सतहें अंदर के दृश्यों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उस लाल तरल में अब मनुष्य नहीं थे, बल्कि विचित्र जानवर थे। 3 पूंछ और शल्कों वाली एक लोमड़ी, 4 भुजाओं वाला एक चिंपैंजी और एक सर्पिल सींग वाला एक विशाल अजगर। इन राक्षसों में स्पष्ट रूप से उनके मूल पशु स्वरूप के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन प्रत्येक में एक उत्परिवर्तन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीर ने उनमें मिथक जीन की शक्ति को स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह क्या है? वीर के मन में एक अनुमान था, लेकिन फिर भी उसने आश्चर्य भरी नजर से पूछा। केनाड धीरे से हंसा। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन उसमें थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक रही थी। मिथ जीन पौराणिक कथाओं से उत्पन्न होता है। आपको पता होना चाहिए कि दाओ पौराणिक कथाओं में न केवल पौराणिक पात्र हैं, बल्कि पौराणिक राक्षस भी हैं। केवल मनुष्य ही वास्तव में जागृत हो सकते हैं। मिथ जीन की शक्ति जरूरी नहीं। मेरे शोध से पता चला है कि जानवरों में भी मिथ जीन होता है। बस उनमें मनुष्यों जितनी बुद्धि नहीं होती और वे स्वाभाविक रूप से जागृत नहीं हो सकते। हालांकि यदि बाहरी शक्तियों द्वारा प्रेरित किया जाए तो वे जागृत हो सकते हैं और प्राचीन काल के पौराणिक जीवों की क्षमताओं को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे पौराणिक पुनर्स्थापन परियोजना कहता हूँ। जब केनाड के जीवन का सबसे गौरवपूर्ण क्षण आया तो वह दिल खोलकर हंसे बिना नहीं रह सका।
वीर शांत रहा और उसने इलाके का जायजा लिया, जहां उसे 3 पूंछ वाली लोमड़ी, राक्षसी बंदर और सर्प जैसे पौराणिक राक्षसों के निशान मिले, जिनकी सतहें प्रतीकों से ढकी हुई थीं। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 890 जोड़ 920 जोड़ 1090। जैसे जैसे वीर ने उस क्षेत्र का अन्वेषण किया, उसने इन राक्षसों के माध्यम से कई प्राचीन मिथकों की सच्चाई का पता लगाया और उसकी क्षमता में जबरदस्त वृद्धि हुई। धप धप धप, अचानक एक तेज और शक्तिशाली दिल की धड़कन सुनाई दी। वीर ने एक बंद निर्वात में तैरती हुई मुट्ठी के आकार की मांस की एक गेंद देखी, जो दिल की तरह धड़क रही थी। फिर भी उसमें मिथक जीन की शक्ति झलक रही थी, लेकिन वह अराजकता थी, किसी भी गुण से रहित थी, फिर भी किसी भी गुण में विकसित होने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। यह क्या है? अचानक बगल से एक उन्मादी आवाज आई। ये हमारी ओरिजिन लेबोरेटरी की सर्वोच्च उपलब्धि है। जेनेसिस सेल, अध्याय 494 उत्पत्ति कोशिका। जेनेसिस सेल। वीर ने केनार्ड के उन्मादी भाव को देखते हुए मन ही मन सोचा। दरअसल वीर के कुछ कहे बिना भी उसकी टेलीपैथी ने महसूस कर लिया था कि यह मांस का गोला असाधारण था। ये गोल और मोटा दिखता था, लेकिन इसमें प्रचुर जीवन शक्ति और एक आश्चर्यजनक ऊर्जा सूचकांक समाहित था। हवा, गरज, आग, बारिश। ये सांस कभी गरजती हवा जैसी, कभी बिजली की कड़क जैसी, कभी झुलसा देने वाली लपटों जैसी और कभी बर्फीली बारिश जैसी थी। यह मांसल पिंड महज कोशिकाओं का एक बहुलक नहीं है, बल्कि एक अधिक आदिम रूप है जिसमें अनगिनत असाधारण उत्पत्ति समाहित है और प्रतीत होता है कि इसमें अनंत संभावनाएं हैं। अब सब कुछ एकीकृत हो गया है, जिससे अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वीर का दिमाग लगातार खोजबीन करता रहा, मिथक जीन के अनगिनत रहस्यों को महसूस करता रहा, जो कि शुरुआत का प्रतीक है। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 8000 जोड़ 920 जोड़ 890 जोड़ 860। महज एक नज़र में मानसिक विश्लेषण से पता चला कि वीर की आनुवंशिक क्षमता पहले कभी नहीं देखी गई तरह से बढ़ गई, और फिर धीरे धीरे और लगातार बढ़ने लगी। उत्पत्ति कोशिका। वीर अचंभित रह गया। सृष्टिकर्ता ईश्वर की कोशिकाएं, जिनमें सभी पौराणिक जीनों का मूल निहित है। इस कृत्रिम कोशिका द्वारा इस नाम का उपयोग करने का साहस दिखाने का मतलब निश्चित रूप से ओरिजिन लेबोरेटरी की सबसे उन्नत तकनीकी उपलब्धि है। आपको इसे जरूर खरीदना चाहिए, आपको ये जेनेसिस सेल जरूर खरीदना चाहिए। वीर का आमतौर पर शांत और संयमित मन अब एक तूफानी और अशांत आंधी से हिल गया था। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें हर कीमत पर इस जेनेसिस सेल को प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह उनकी पौराणिक साधना के लिए एक अभूतपूर्व और विशाल अवसर हो सकता है। उत्पत्ति कोशिका। माइंड मन की क्या है? मन द्वारा प्रकट की गई एक दिव्य वस्तु। वीर ने सन वुकोंग पौराणिक पथ को छोड़ दिया और वह अत्यंत तीव्र टेलीपैथिक क्षमताओं के साथ आगे बढ़ा। कोई भी अंतर्ज्ञान अनायास ही नहीं आता। हालांकि इस भावना का कोई ठोस आधार नहीं था, वीर को तुरंत एहसास हुआ कि यह जेनेसिस सेल निश्चित रूप से एक चमत्कारी वस्तु है जो उसकी साधना में बहुत सहायता करेगी, और वह इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अपनी उत्सुकता के बावजूद वीर बाहरी तौर पर शांत रहा और उसने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। इसके बजाय उसने सहजता से कहा, जेनेसिस सेल, क्या ये छोटी सी मांसल गेंद पौराणिक कथाओं के सृष्टिकर्ता देवता की कोशिका हो सकती है? ये तो बहुत बड़ी है। उनके शब्द चुभने वाले थे और उनका लहजा व्यंग्यात्मक था। केनार्ड ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, उसका मुंह भले ही बड़ा हो, लेकिन वह असली चीज है। ओह! ये सुनकर वीर उत्सुकता से बोला। केनार्ड ने गहरी आवाज में दाव से कहा, अंतरिक्षीय ब्रह्मांड अनंत है और इसकी पौराणिक प्रणालियां असंख्य हैं। चीनी पौराणिक कथाएं, नॉर्स पौराणिक कथाएं, पश्चिमी पौराणिक कथाएं, प्रत्येक एक विशाल प्रणाली है जिसमें अनगिनत पवित्र रहस्य समाहित हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश अपूर्ण हैं, फिर भी इन्हें खोजना कठिन नहीं है। सभी पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख समानता है। वह एक पल के लिए रुका, रहस्यमय बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज विशेष रूप से गंभीर हो गई। वीर का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसे सहज रूप से यह आभास हो गया कि वह ओरिजिन लेबोरेटरी के बारे में सबसे बड़ी सच्चाई सुनने वाला है, और वह अपने कान खड़े करने से खुद को रोक नहीं सका। पश्चिमी जादूगर और देवदूत, चीनी अमर देवता, भगवान और बुद्ध, माया देवियां और फराओ, मिस्र के अमून और फराओ। पौराणिक कथाओं की लंबी धारा का अनुसरण करते हुए अंततः ये पता चलता है कि इसका स्रोत अराजकता है। ये समय या स्थान से परे, बिना शुरुआत या अंत के एक आदिम अवस्था है, जहां कर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी से दिव्य सत्ता का जन्म हुआ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की और एक नए संसार की स्थापना की।
यही विभिन्न देशों की पौराणिक कथाओं में सृष्टिकर्ता देवता है। स्पष्ट रूप से प्राचीन पौराणिक युग में प्रत्येक जाति का मानना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति अराजकता से हुई है, केवल सृष्टिकर्ता देवता भिन्न थे। सबसे प्रसिद्ध चीनी पौराणिक कथाओं में पांडु और पश्चिम में ईश्वर हैं, लेकिन ग्रीक पौराणिक कथाओं में अराजकता, हिंदू धर्म में ब्रह्मा, मिस्र की पौराणिक कथाओं में एटम भी हैं। हजारों मिथक एक ही स्रोत पर आकर मिलते हैं, तथाकथित सृष्टिकर्ता देवता स्वयं अराजकता का एक रूप है। इसलिए विभिन्न पौराणिक प्रणालियां कितनी भी भिन्न क्यों न हो, वे सभी अंततः अराजकता में ही लौट आती हैं। 30 साल पहले इस बात को समझने के बाद सिद्धांत के तौर पर मैंने एक विशाल लाइट ब्रेन का उपयोग करके अनगिनत मिथक प्रयोग किए। अनगिनत असफलताओं के बाद सबसे बुनियादी मिथक जीन का उपयोग जीन सिमुलेशन में किया गया, जिससे अंततः इस अंतिम और मूल कोशिका का संश्लेषण हुआ, जिसे मैं उत्पत्ति जीन कहता हूं। यह सृष्टिकर्ता ईश्वर की कोशिका है। हालांकि यह कोशिका वर्तमान में मात्र मांस के एक पिंड के रूप में दिखाई देती है, जिसमें कोई गुण नहीं है, यह अनगिनत गुणों में विकसित हो सकती है। जब तक मैं उपकरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार इसे नियंत्रित करता हूं, यह उत्पत्ति कोशिका तुरंत विभिन्न पौराणिक रूपों में रूपांतरित हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे सृष्टिकर्ता ईश्वर ने स्वर्ग, पृथ्वी और सभी चीजों की रचना की। यह मेरी उत्पत्ति वास्तविकता की सर्वोच्च कृति है। क्या आप जानते हैं कि मेरी प्रयोगशाला को उत्पत्ति प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रयोगशाला का अंतिम लक्ष्य मिथक जीन की परम उत्पत्ति का पता लगाना और सभी मिथकों के रहस्यों को उजागर करना है। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, मानो वह खुद से बहुत खुश हो, और उसके चेहरे पर खुलकर हंसी झलक रही थी। वीर, हालांकि बाहरी तौर पर शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी बातों से वह अंदर से बहुत प्रभावित हुआ था। हालांकि वह एक पागल आदमी है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि मेरे सामने खड़ा व्यक्ति इंटरस्टेलर के कुछ सच्चे जीनियस में से एक है। जेनेसिस सेल जैसी किसी चीज को सफलतापूर्वक विकसित करने में उनकी क्षमता, उनके व्यक्तिगत चरित्र से परे, उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि का प्रमाण है। एक वैज्ञानिक के लिए शोध के परिणाम और व्यक्तिगत चरित्र को अक्सर अलग अलग माना जाता है। हालांकि ये केवल केनार्ड की कहानी का एक पक्ष है। ये वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना वह दावा करता है या नहीं, इसकी पुष्टि केवल इसे स्वयं देखकर ही की जा सकती है। क्या ये जेनेसिस सेल वाकई अनगिनत पौराणिक रूपों में रूपांतरित होने में सक्षम है, जैसा कि आप कहते हैं? क्या आप कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं? वीर ने जानबूझकर चुनौती दी, उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। यह असली है या नकली, एक नजर में ही पता चल जाएगा। केनार्ड ने गहरी आवाज में कहा, उसके हाथ पहचान चिप पर तेजी से चल रहे थे और वह उसमें तरह तरह के डेटा डाल रहा था। कुछ ही समय बाद कल्चर वेसल में मौजूद जेनेसिस सेल में तेजी से बदलाव आने लगे। मांस का वह पिंड अंडे की तरह फूलता और सिकुड़ता रहा और तेजी से बड़ा होता गया। भीतर से एक तेज, धड़कती हुई हृदय की आवाज आई। अराजकता मुर्गी के अंडे की तरह है। ऐसा लग रहा था मानो भीतर से कोई रहस्यमय प्राणी, जो लंबे समय से गर्भ में पल रहा था, जाग रहा हो। ओह! अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी। मांस का गोला क्षण भर में ज्वालाओं से घिरे एक दानव में परिवर्तित हो गया, जो अपने सिर पर 2 काले सींग लिए खड़ा था। यद्यपि वह केवल एक व्यक्ति के बराबर लंबा था, उसका चेहरा भयानक था और उससे एक खौफनाक क्रूरता झलक रही थी। बैंग बैंग बैंग! जैसे ही अग्नि दानव प्रकट हुआ, उसने पारदर्शी मिश्र धातु की दीवार पर हिंसक और उन्मत्त रूप से प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे लपटें भड़क उठीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झुलसा दिया। क्या ये पश्चिमी पौराणिक कथाओं का ज्वाला दानव है? वीर की आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। केनार्ड की हरकतें जारी रहीं। अभी अभी जन्मे बेलरोग को उसने अपनी चालों से तुरंत पिघला दिया और उसे वापस मुर्गी जैसे रूप में बदल दिया। फिर एक नन्हा इंसान पैदा हुआ। दुबले पतले शरीर, बेहद खूबसूरत चेहरे, कमर तक पहुंचने वाले पन्ना हरे बालों और सीधे खड़े 2 नुकीले कानों के साथ। वह एक परी थी, पश्चिम का एक और पौराणिक प्राणी। एक स्वाभाविक रूप से जन्मा असाधारण जीव, जो प्रकृति के साथ अद्वितीय आत्मीयता रखता है। स्वर्ग और पृथ्वी की रचना से निर्मित एक प्रजाति, जिसका चेहरा अत्यंत सुंदर है और जिसका जीवनकाल 1000 वर्ष तक होता है। उस अद्भुत परी से हर चीज के प्रति एक अंतरंगता का भाव उत्पन्न होता था। हवा, आग, पानी, लकड़ी, हर प्रकार की प्राकृतिक ऊर्जाएं जंगल में लौटते पक्षियों की तरह उसके चारों ओर शीघ्रता से एकत्रित हो जाती थीं, मानो वह सबसे आज्ञाकारी पालतू जानवर हो, जो उसके इशारों पर चलती हो। जीन की उत्पत्ति करने वाली जेनेसिस सेल में वास्तव में अनगिनत पौराणिक जीवों में रूपांतरित होने की असाधारण क्षमता प्रतीत होती है। यह विचार अभी अभी वीर के मन में आया था। सिर ऊंचा रखो।
अजगर की तेज दहाड़ गूंज उठी। वह खूबसूरत परी वापस मुर्गी के गोले में बदल गई। फिर अचानक उसमें से एक सिर निकला जिस पर हिरण के सींग, गाय का चेहरा और झींगा मछली जैसी मूंछें थीं। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसने अपना सिर हिलाया और पूंछ लहराए। उसका पतला शरीर लगातार लहराता रहा। उसके पंजे बाज जैसे, शल्क मछली जैसे और आकृति अजगर जैसी थी। जिस क्षण ये पौराणिक प्राणी प्रकट हुआ, इसने अपने साथ स्वर्ग और पृथ्वी की पवित्र आभा को धारण कर लिया, जिससे यह अजेय बन गया। चीनी देवता ड्रैगन। अध्याय 495 परिवर्तन का सच्चा अर्थ। ड्रैगन देवता के जन्म से शुभ संकेत मिले। बाघ हवा में उड़ते हैं, अजगर बादलों में उड़ते हैं। जैसे ही चीनी देवता ड्रैगन प्रकट हुए, उनके चारों ओर तेजी से जलवाष्प एकत्रित हो गई। पूरी प्रयोगशाला घने बादलों से घिरी हुई थी, जैसे कोहरा, जिससे कुछ भी स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। जैसे ही ड्रैगन देवता प्रकट हुआ, वह तुरंत हवा में हिलने डुलने और तैरने लगा और लगातार दहाड़ने लगा। आकाश में तेज आवाज में ड्रैगन की दहाड़ें गूंजती रहीं, जो काफी देर तक बनी रहीं। जैसे ही वह नाचने लगा, बादल मंथन करने लगे, चिंगारियां उड़ने लगी और चमकने लगी, जिससे तेज बिजली और उल्काएं बिखर गईं। हवा और बारिश इकट्ठा होने लगी और हवा के झोंके प्रयोगशाला में बहने लगे। ड्रैगन बड़े या छोटे हो सकते हैं, उड़ सकते हैं या छिप सकते हैं। जब वे बड़े होते हैं तो वे बादल और कोहरा मचाते हैं। जब वे छोटे होते हैं तो वे खुद को छिपा लेते हैं। जब वे उड़ते हैं तो वे ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। जब वे छिपते हैं तो वे लहरों के भीतर घात लगाए रहते हैं। चीनी ड्रैगन देवता पश्चिमी देशों के दुष्ट ड्रैगन से भिन्न है। पश्चिमी ड्रैगन एक विशाल पंखों वाली छिपकली मात्र है, जो एक पौराणिक और भयानक राक्षस है। चीनी देवता ड्रैगन जन्मजात देवता हैं और उनके जन्म के तुरंत बाद आकाश और पृथ्वी में असाधारण घटनाएं प्रकट हुईं। हालांकि यह ड्रैगन केवल 2 मीटर लंबा और काफी छोटा है, फिर भी इसमें एक विशेष पवित्रता का सार मौजूद है। वीर ने अपनी निगाहें नीचे कर ली, उसका दिल उथल पुथल से भरा हुआ था। क्या यह उत्पत्ति कोशिका वास्तव में सृष्टिकर्ता ईश्वर की कोशिका है, जिसमें सभी चीजों को बनाने की शक्ति है? पहले ये पश्चिमी अग्नि राक्षसों और बौनों में परिवर्तित हुआ और अब ये सहजता से चीनी देवता ड्रैगन में परिवर्तित हो गया है। ये ध्यान देने योग्य है कि दाववादी पौराणिक कथाएं और पश्चिमी पौराणिक कथाएं इंटरस्टेलर की 2 प्रमुख प्रणालियां हैं, जो स्पष्ट रूप से भिन्न और पूरी तरह से अलग हैं। ये जेनेसिस सेल 2 पौराणिक प्रणालियों के बीच स्वतंत्र रूप से स्विच कर सकता है, एक ऐसी क्षमता जो करीब से जांच करने पर तेजी से चौंकाने वाली हो जाती है। वीर का शरीर थोड़ा कांप उठा। मुझे इसे पाना ही होगा। मुझे इसे हर हाल में पाना ही होगा। वीर को उसकी अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्ति द्वारा लगातार याद दिलाया जाता था। इस उत्पत्ति कोशिका को उनके पौराणिक पथ में एक असाधारण भूमिका निभानी चाहिए और इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही वीर ने चीनी देवता ड्रैगन को अपने मांस के गोले वाले रूप में वापस आते देखा, अपनी पिछली दिव्य शक्ति खोते हुए और अपने ऊर्जा स्तर को तेजी से गिरते हुए, उसकी आंखें झपक उठीं और वह जल्दी से सोचने लगा। जब तक कोई आदेश दिया जाता है, ये जेनेसिस सेल संबंधित पौराणिक रूप में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन प्रत्येक परिवर्तन के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये तर्कसंगत भी है और अतार्किक भी। ऊर्जा संरक्षण का नियम ब्रह्मांड का मूलभूत नियम है और प्रत्येक रूप परिवर्तन में खपत होने वाली ऊर्जा स्वयं एक भौतिक नियम है। हालांकि इसे जेनेसिस सेल पर रखना अनुचित होगा, क्योंकि यह सृष्टिकर्ता ईश्वर की कोशिका है, इसलिए इसमें वह अराजकता का स्वभाव होना चाहिए जो ब्रह्मांड से परे है और जो शून्य से पदार्थ, ऊर्जा और ब्रह्मांड की सभी चीजों का निर्माण करने में सक्षम है। हालांकि यह अभी भी ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो दर्शाता है कि यह जेनेसिस सेल उतना शक्तिशाली नहीं है जितना सोचा गया था। क्या कोशिकाएं महज वाहक हैं और मिथ जीन स्रोत कोड है? क्या मिथ जीन को निर्देशों के माध्यम से पुनर्संयोजित करके उसका रूप मनमाने ढंग से बदला जा सकता है? आनुवंशिक क्षमता जोड़ 8200। वीर को पौराणिक कथाओं का गहन ज्ञान था और वो पल भर में ही मुख्य बिंदु को समझ गया, जिससे उसकी क्षमता में जबरदस्त उछाल आया। इसके रहस्यों को सुलझा लेने के बावजूद जेनेसिस सेल की विशिष्ट निर्माण प्रक्रिया अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। ये सोचते हुए उसने दाव से पूछा, यदि जेनेसिस सेल मूल पदार्थ है तो कोड डेटा मॉडल है। आपकी तकनीक बहुआयामी मुद्रण के समान है ना? तथाकथित पौराणिक जीव तो बस विशेष रचनाएं हैं जिन्हें आप इस तकनीक से छापते हैं। ये सुनकर केनार्ड ने आश्चर्य से कहा। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ दिखावा करने से ही सामने वाला व्यक्ति इतने सारे रहस्यों को जान जाएगा।
इस व्यक्ति का पौराणिक कथाओं का ज्ञान कल्पना से कहीं अधिक गहरा है और शायद उससे कम भी न हो। उसकी सतर्क नजर देखकर वीर मन ही मन मुस्कुराया। फिर अचानक उसे एक विचार आया और उसे एक ऐसी जगह याद आई जिसे उसने पहले अनदेखा कर दिया था। जेनेसिस सेल्स एक ऐसा आकार प्रदर्शित करते हैं जो मनमाने ढंग से बदल सकता है, जो उनके सन वुकोंग से काफी मिलता जुलता है। क्या पौराणिक पथ एक दूसरे के पूरक हैं? सन वुकोंग मन का बंदर है जिसका मन निरंतर बदलता रहता है। यदि कोई जेनेसिस सेल के रहस्यों को जान ले तो क्या वह अपनी इच्छा से किसी भी पौराणिक प्राणी में रूपांतरित नहीं हो सकेगा और उसके पास मूल प्राणी से कम शक्ति नहीं होगी। ये पौराणिक कथाओं का सच्चा सन वुकोंग है। 72 रूपांतरण, अपरिवर्तनीय सत्य। हालांकि अब उसके पास सन वुकोंग जीन है और वह अनगिनत रूपों में रूपांतरित हो सकता है, लेकिन वह अक्सर केवल उसी रूप की नकल करता है। साधारण जानवर एक अलग ही चीज है। हालांकि कोई पौराणिक प्राणी जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसका असाधारण स्वभाव उतना ही अलग हो जाता है और रूपांतरण के बाद यह अंतर उतना ही अधिक बढ़ जाता है। इस लिहाज से जेनेसिस सेल विभिन्न पौराणिक रूपों में पूरी तरह से रूपांतरित हो सकती है। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 6800। किसी रहस्यमय तरीके से वीर ने किसी महत्वपूर्ण बात को छू लिया था, लेकिन वह अल्पकाल में इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया। संभावित आंकड़ों में वृद्धि से ही सच्चाई सामने आती है। सन वुकोंग माइथोलॉजिकल पाथ को जेनेसिस सेल के साथ मिलाने के संभावित लाभ क्या हैं? ये तो बस अतुलनीय है। इसके बारे में सोचते ही वीर का शरीर कांपने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। चूंकि ऐसा है, वीर ने अपने इरादों को छिपाना बंद कर दिया और सीधे दाव से पूछा, आपकी जेनेसिस सेल तकनीक प्राप्त करने के लिए आपको वास्तव में क्या भुगतान करना होगा? ज्ञान अनमोल है और सबसे कीमती है पौराणिक ज्ञान। पौराणिक ज्ञान का आदान प्रदान केवल पौराणिक ज्ञान से ही हो सकता है। ये जेनेसिस सेल मेरी उत्पत्ति प्रयोगशाला का शिखर है। इसे प्राप्त करने के लिए आपको अपना सारा पौराणिक ज्ञान अर्पित करना होगा। केनार्ड ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मानो उसे पूरा यकीन हो कि वीर जेनेसिस सेल को पाने के लिए बेताब है और एक अजीबोगरीब मांग कर रहा है। ये सुनकर वीर का चेहरा तुरंत उतर गया। ये व्यक्ति सचमुच अतृप्त है। वह पृथ्वी की सभी पौराणिक कथाओं से भली भांति परिचित है। जेनेसिस सेल चाहे कितना भी कीमती क्यों न हो, उसके बदले में उसे देना पर्याप्त नहीं है। हालांकि वीर को इस जीन क्रिएशन की सख्त जरूरत थी, वह पूरी तरह से पागल नहीं था, लेकिन इसे इस तरह छोड़ देना वाकई शर्मनाक होगा। उसने दाव से आधे मजाक में कहा, नॉर्स पौराणिक कथाओं में महारत हासिल करने के अलावा मुझे जापानी पौराणिक कथाओं का भी अधिकांश ज्ञान है। बस इतना ही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बदले में तुम इसे जेनेसिस सेल की निर्माण तकनीक और जीन स्रोत कोड से बदल सकते हो। जीन स्रोत कोड पौराणिक जीनों के संश्लेषण की सर्वोच्च तकनीक है। इस तकनीक में महारत हासिल करके ही किसी भी पौराणिक रूप की गणना की जा सकती है। वीर को 2 पौराणिक कथाएं प्रस्तुत करते देख केनार्ड की आंखें चमक उठी। पौराणिक ज्ञान भले ही अपूर्ण हो, अनमोल है। बहुत कम लोगों ने ही इन दोनों पौराणिक कथाओं का अध्ययन किया है और उन्हें अच्छी तरह से समझा है। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन दाव से पूछा, क्या इसमें कोई पौराणिक मार्ग है जिसका आप स्वयं अभ्यास करते हैं? यदि नहीं, तो उत्पत्ति कोशिका आपको नहीं दी जा सकती थी। लालच की कोई सीमा नहीं होती, यहां तक कि एक सांप भी हाथी को निगल सकता है। ये सुनकर वीर की आंखें एकदम ठंडी पड़ गईं। केनार्ड की उभरी हुई आंखों और लालसा भरे भाव को देखकर उसे स्पष्ट हो गया कि इस व्यक्ति की पौराणिक ज्ञान की इच्छा गौण थी। वह वास्तव में अपने स्वयं के सन वुकोंग की लालसा रखता था। पौराणिक पथ, ये तो हद से ज्यादा लालच है। पौराणिक पथ एक अंतरतारकीय साधक का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसमें उनकी अपनी अलौकिक क्षमताओं का रहस्य शामिल है और इसे किसी को भी नहीं बताया जा सकता है। एक बार इसका खुलासा हो जाने पर क्या इससे मेरी क्षमताओं और कमजोरियों की वास्तविक सीमा उजागर नहीं हो जाएगी, जिससे मैं अनावश्यक रूप से अपने लिए परेशानी और खतरा बढ़ा लूंगा? हालांकि यह जेनेसिस सेल दुर्लभ है, लेकिन इसका विशिष्ट कार्य अभी तक अज्ञात है। सन वुकोंग का पौराणिक मार्ग ही वास्तविक सर्वोच्च मार्ग है। पौराणिक मार्ग दोनों के मूल्यों में पुनर्तः असंगति है। वीर निश्चित रूप से जेनेसिस सेल चाहता है, लेकिन वह पूरी तरह से पागल नहीं हुआ है। महामहिम, क्या ये कुछ ज्यादा ही लालच भरा नहीं है? यदि आप इस पर अड़े रहते हैं तो लगता है कि आज हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, वीर ने स्पष्ट और दृढ़ता से कहा। हालांकि यह जेनेसिस सेल उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, लेकिन उन्हें इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब उसे जेनेसिस सेल के बुनियादी सिद्धांतों की सामान्य समझ हो गई है।
पौराणिक कथाओं के अपने ज्ञान के बल पर वीर को विश्वास है कि वह इसे स्वयं नहीं सुलझा सकता, ये केवल समय की बात है। ये देखकर कि वीर ने और कुछ नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया, केनाड का चेहरा तुरंत बेहद विकृत हो गया। उसने पूरी तरह से गलत अनुमान लगाया था। उन्होंने वीर के लिए जेनेसिस सेल के आकर्षण को जरूरत से ज्यादा आंक लिया और वीर के दृढ़ संकल्प को कम करके आंका। उन्होंने मुर्गी चुराने की कोशिश की लेकिन बदले में चावल खो बैठे। अगर वीर सचमुच प्रयोगशाला से बाहर निकल जाता तो उसे अपने सामने वाले व्यक्ति से पौराणिक मार्ग प्राप्त करने का कोई मौका नहीं मिलता। पल भर में केनाड का चेहरा बदल गया, उसका चेहरा भयावह और डरावना हो गया। उसने खौफनाक स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम ओरिजिन लेबोरेटरी में अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? अब जब तुमने जेनेसिस सेल के रहस्य देख लिए हैं तो तुम अपने पौराणिक मार्ग को पीछे नहीं छोड़ पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक रहस्यमय मानसिक उतार चढ़ाव फैल गया। इस सन की वैज्ञानिक ने पहचान चिप में लगातार कमांड इनपुट करना जारी रखा। गर्जना, धमाका, फुफकार। उन बायोपॉड्स में कृत्रिम रूप से बनाए गए राक्षसों ने अपनी आंखें खोली, उनकी पुतलियां रक्तपिपासा से चमक रही थीं और वे सहज रूप से दहाड़ उठे। दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। एक के बाद एक पौराणिक राक्षस अंधेरे से निकलकर वीर को घेरने लगे और उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अध्याय 496 अवतार राक्षस। क्या अंततः असली इरादे सामने आ गए हैं? वीर ने चारों ओर देखा और अपने चारों ओर पौराणिक राक्षसों को खतरनाक ढंग से घेरे हुए देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। मानव स्वभाव में अंतर्निहित अराजकता होती है, जन्म से अच्छा या बुरा होना जैसी कोई बात नहीं होती। अच्छाई और बुराई मात्र नैतिकता को वर्गीकृत करने के लिए मानवीय मानदंड है। इसलिए वीर अत्यंत द्वेषपूर्ण ढंग से मानव स्वभाव के बारे में अटकलें लगाने में कभी संकोच नहीं करता। उन्हें इस बात पर गहरा संदेह था कि एक पागल वैज्ञानिक जो अपने ही देशवासियों पर मानव प्रयोग करता है, उसमें कितनी मानवता हो सकती है। यहां आने के बाद से वीर बेहद सतर्क रहा है। अब लगता है कि मैं सही था। केनाड के हावभाव को देखकर यह स्पष्ट हो गया था कि वह किसी खास मकसद से आया था और उसके इरादे अच्छे नहीं थे। तथाकथित पौराणिक ज्ञान गौण हो सकता है, वास्तविक उद्देश्य संभवतः अपना स्वयं का सन वुकोन स्थापित करना है। पौराणिक पथ। टावर ऑफ द हेवंस पर विजय प्राप्त करने में केनाड के प्रदर्शन के आधार पर पौराणिक कथाओं के बारे में उसका ज्ञान आम लोगों से कहीं अधिक है। हो सकता है कि उसने पहले ही किसी रहस्य को जान लिया हो। क्या दाव हॉट के मिथ जीन और जेनेसिस सेल के बीच कोई अज्ञात अनुकूलता है? जो अफवाहें निराधार प्रतीत होती हैं, उनके पीछे वास्तव में कोई कारण हो सकता है। अपनी स्वयं की आध्यात्मिकता से मिलने वाले अनुस्मारक का तो जिक्र ही नहीं। हालांकि वीर को अपने मन में पहले से ही अंदाजा था, फिर भी वह बाहरी तौर पर शांत रहा और मुड़कर केनाड को ठंडी निगाहों से घूरने लगा। दाओ, अगर सौदा टूट भी जाए तो भी हम अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। केनाड, क्या तुम मुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए तैयार हो? इस बिंदु पर केनाड ने अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की जहमत नहीं उठाई और गुस्से में बोला, जब से मैंने टावर ऑफ द हेवंस में तुम्हारा युद्ध देखा है, तब से मैं जानता हूं कि तुम दाओ वही मानसिक पंथवादी हो जिसकी मुझे तलाश थी। मन निरंतर परिवर्तनशील है और केवल सर्वशक्तिमान मन शक्ति ही अनगिनत मिथक जीनों को नियंत्रित कर सकती है। यही वह चीज है जिसकी मेरे जेनेसिस सेल में कमी है। मुझे बस यह उम्मीद नहीं थी कि मेरे तुम्हें ढूंढने आने से पहले ही तुम मेरे दरवाजे पर आ जाओगे। तुमने मौत को दावत दी है, तो इसमें किसे दोष दिया जाए? जब वह उस हिस्से पर पहुंचा जहां उसे गर्व महसूस हो रहा था, तो वह शरारती मुस्कान को रोक नहीं पाया। क्या वास्तव में मामला है? वीर ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, केनाड द्वारा दी गई जानकारी मेरे पिछले अनुमान की पुष्टि करती है। जेनेसिस सेल में मिथ जीन का मूल तत्व निहित है, लेकिन इसे अपनी इच्छा से बदलने के लिए, जेनेसिस सेल के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत दिमाग की आवश्यकता होती है। अन्यथा परिवर्तन की प्रक्रिया में व्यक्ति आसानी से स्वयं को, अपनी मानवता को और पूरी तरह से नियंत्रण खो सकता है। इस तरह सन वुकोन, जो उसके क्षेत्र पर कब्जा करने की साजिश रच रहा था, ऐसा लगता है कि केनाड के शुरू से ही गुप्त इरादे थे और तथाकथित पौराणिक ज्ञान महज एक बहाना था। चूंकि यही स्थिति है, इसलिए आज शांतिपूर्ण तरीके से मामले का समाधान होना बिल्कुल असंभव है। मैं अपने महान दाव को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? वीर की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई जब उसने निर्मम प्रतीत होने वाले केनाड को सीधे घूर कर देखा। उसे दूसरे व्यक्ति के ठंडे चेहरे के नीचे छिपी एक उन्मादी विक्षिप्तता का आभास हुआ, मानो वे लगातार अपना नियंत्रण खोने की कगार पर हो। दिल झूठ नहीं बोलता।
क्या केनार्ड मिथ जीन पर अपने शोध में किसी प्रकार की जुनूनी अवस्था में आ गए हैं? इसलिए सृजन के मूल तत्व को इच्छापूर्वक ग्रहण करने के लिए पौराणिक मार्ग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक नींव को मजबूत करना आवश्यक है। वीर ने बड़ी चतुराई से किसी महत्वपूर्ण बात को समझ लिया। अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। प्रयोगशाला में जैव इंजीनियरिंग के माध्यम से निर्मित वे छद्म पौराणिक राक्षस, जिनकी आंखें लाल थीं, उन पर उन्मादपूर्वक टूट पड़े। 4 भुजाओं वाले दानव बंदर ने अपनी मोटी भुजाओं से अपनी छाती को बेतहाशा पटका और लगातार दहाड़ता रहा। हवा में ऊंची छलांग लगाते समय उसके अंगों और भुजाओं में चट्टान जैसी चमक आ गई। उस राक्षसी बंदर ने एक तीखी चीख निकाली और भयंकर गति से नीचे झपटा, मानो वह अपने सामने मौजूद 2 पैरों वाले जानवर को चूर चूर कर देना चाहता हो। वीर की निगाहें शांत थीं, न तो वह इधर उधर देख रहा था और न ही बच रहा था, बल्कि उसने हमले का सीधे सामना करने के लिए एक जोरदार मुक्का मारा। धमाका। माइंड मन की पावर के आशीर्वाद से आपकी शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। जो एक साधारण सीधा मुक्का लग रहा था, वह किसी दिव्य शक्ति के हथौड़े के प्रहार जैसा था, जिसमें जबरदस्त बल और कानफाड़ देने वाली गर्जना थी। 4 भुजाओं वाला वह राक्षसी बंदर अपने विशाल आकार के बावजूद मुक्के की मार पड़ते ही पल भर में एक काली परछाई में बदल गया और उड़ता हुआ कठोर मिश्र धातु की दीवार से जा टकराया, जिससे उस पर एक निशान बन गया। बंदर का धब्बा साफ दिखाई दे रहा था। उसका कठोर शरीर एक ही मुक्के से चकनाचूर हो गया था। मांस और हड्डियां चूर चूर होकर कीमा बनाया हुआ मांस का ढेर बन गई थी, जो दुर्गंधयुक्त और बदबूदार था। वाह! एक तीखी चीख। 3 पूंछ वाले लोमड़ी की पूंछ लट्टू की तरह झूल रही थी और ठंडी हरी लपटों के गुच्छे उल्कापिंडों की तरह घने होकर बाहर निकल रहे थे। वीर ने बंदर राजा का क्षेत्र खोला और सारी राक्षसी ज्वालाएं उसके 3 मीटर के दायरे में आने से पहले ही खामोशी से बुझ गईं। फिर उसने अपने सामने खड़े उस रोने वाले राक्षस को घूंसे मारकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। 3 सिरों वाला एक राक्षस, पंखों और पैरों वाली एक भयंकर मछली, शल्कों से ढका एक विचित्र पक्षी। मिथ जीन प्रयोगों के लिए ओरिजिन लेबोरेटरी द्वारा जानवरों का उपयोग करना एक राक्षसी दुनिया जैसा है। इन जानवरों को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है और प्रत्येक में अद्वितीय क्षमताएं हैं। लेकिन चाहे ये क्षमता कितनी भी विचित्र क्यों न हो, ताकत और जीवन स्तर में अंतर अभी भी बना रहता है। वीर ने कोई खास हरकत नहीं की, वह बस लगातार मुक्के मारता रहा। जल्द ही मुट्ठी के नीचे मांस के ढेर दिखाई देने लगे, जो पहले की तरह पहचानने योग्य नहीं रहे। क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? अगर बस इतना ही है तो शायद तुम आज मुझे रोक नहीं पाओगे। वीर ने अपने प्रतिद्वंदी को घूरते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा। यह सुनकर केनार्ड का चेहरा और भी भयंकर हो गया और उसका पूरा शरीर तेजी से फूलने लगा, जो देखने में बहुत ही भद्दा और असहनीय हो गया। कपड़े फटे हुए थे, जिससे मांस का एक विशाल गोला दिखाई दे रहा था, जो किसी 100 गुना बड़े कीड़े जैसा लग रहा था और लगातार रेंग रहा था। उस पर एक भयानक और विकृत चेहरा धुंधला सा दिखाई दे रहा था, जो पश्चिमी पौराणिक कथाओं के कीचड़ जैसा लग रहा था, लेकिन उससे एक अलग ही तरह की क्रूरता झलक रही थी। उसके शरीर से कीचड़ टपक रहा था, जो सरसराहट की आवाज के साथ जमीन को गला रहा था। असंख्य चीखों और विलापों के साथ मिलकर पागलपन का एक गहरा सा माहौल छा गया। ये किस तरह का राक्षस है? हालांकि वीर को यह नहीं पता था कि दांव में इतना अजीब बदलाव क्यों आया था, लेकिन उसे सहज रूप से एक बड़े संकट का एहसास हुआ। मेरे सामने खड़े व्यक्ति की चियाभा वास्तव में महान साधक स्तर से ग्रैंडमास्टर स्तर तक पहुंच गई है, जो 2 महान स्तरों को पार कर चुकी है। ये सरासर अवैज्ञानिक है और आनुवंशिक बिल्कुल नहीं है। ब्रह्मांड में ऊर्जा संरक्षण का नियम पूरी तरह से हैरान करने वाला है, जो समझ और तर्क से परे है। लेकिन तथ्य हमारी आंखों के सामने ही है। पहले हमला करो, जोरदार हमला करो। एक पल में वीर ने सभी परिणामों की परवाह किए बिना एक निर्णय लिया और अपनी लोहे की छड़ से वीर के सिर पर वार कर दिया। बहुत बड़ा। उसके मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर लोहे की छड़ तेजी से बड़ी होती गई, मानो स्वर्ग का एक विशाल स्तंभ नीचे गिर रहा हो, जो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर करने की धमकी दे रहा हो। टकराना। केनार्ड इनकार्नेशन से आया विशालकाय कीड़ा मानो अपना होश खो बैठा था, न तो वह इससे बच रहा था और न ही इससे दूर भाग रहा था। लोहे की छड़ उसके चिकने शरीर पर लगातार प्रहार करती रही, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह रुई के गोले में धंस रहा हो, बल को सहन करने में असमर्थ, और वह गहराई में डूब गया। क्या? वीर चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया। लेकिन लोहे की छड़ अचानक फंस गई और उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। कीचड़ का रूप तेजी से बदल गया, उसकी मांसपेशियां पानी की तरह बहने लगीं।
जल्द ही आग की लपटें भड़क उठी और उसमें से सिर पर 2 सींगों वाला एक भयंकर राक्षस प्रकट हुआ। वह 10 मीटर लंबा, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था और उसका पूरा शरीर नरक की ज्वालाओं से ढका हुआ था, मानो वह इस दुनिया को राख में बदल देना चाहता हो। पौराणिक रूप। क्या आपका जेनेसिस सेल प्रत्यारोपण हुआ था? अध्याय 497 पौराणिक रूप। ग्रैंडमास्टर रील्म मिथक जीन की उत्पत्ति को समझता है। दूसरी ओर ग्रैंडमास्टर रील्म ओरिजिन को पूरी तरह से एकीकृत करता है, मिथ जीन को सक्रिय करके मानव शरीर को गहराई से संशोधित करता है, जिससे एक अवर्णनीय परिवर्तन होता है, जन्मजात जाति के बंधनों से मुक्ति मिलती है और इस प्रकार एक पारलौकिक रूप प्राप्त होता है। इस अवस्था में मिथ जीन की शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है और इसकी हर हरकत अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो जाती है। इसका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाता है, जिससे ये पौराणिक जीवों के करीब आ जाता है, इसलिए इसका नाम मिथिकल फॉर्म रखा गया है। एक बार जब आप ग्रैंडमास्टर बन जाते हैं तो दिव्य और नश्वर के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। यही ग्रैंडमास्टर स्तर है, जो एक साधक और अन्य साधकों के बीच सबसे बड़ा अंतर और सबसे बड़ी खाई है। पौराणिक रूप का अर्थ है कि ग्रैंडमास्टर स्तर के साधक ने एक निश्चित अमरसार प्राप्त कर लिया है जो जीवन की सीमाओं से परे है और अब वह नश्वर के बराबर नहीं है। इस अवस्था में मिथ जीन पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है, जिससे मानव जीवन के सार में व्यापक सुधार होना शुरू हो जाता है, एक पूर्ण परिवर्तन से गुजरता है और एक बिल्कुल नए क्षेत्र में विकसित होता है। वे न केवल सभी अंतरतारकीय मनुष्यों में शिखर पर हैं, बल्कि वे ब्रह्मांड में सबसे उत्कृष्ट प्राणियों में से भी हैं, जो असाधारण क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं। एक व्यक्ति पूरे ग्रह को दबा सकता है। पौराणिक रूप इन साधकों के लिए अपनी ही जाति की बाधाओं से मुक्त होने की कुंजी है। इससे पहले वीर और स्वर्ग के टावर के ग्रैंड मास्टर्स ने कल्टीवेटर युद्धों के दौरान अपने अमानवीय पक्ष को देखा, असुर, लावा दैत्य, हिमरानी। हालांकि उनके पौराणिक रूप अभी भी मानवीय सार को बरकरार रखते हैं, लेकिन वे केनात जितने अतिरंजित नहीं हैं, जिसका संपूर्ण अस्तित्व पश्चिमी पौराणिक कथाओं से उभरे एक अग्नि दानव में परिवर्तित हो गया है। इस समय वह दूसरे व्यक्ति की किसी भी मानवीय उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहा था, उसे केवल लावा की तीव्र गर्मी महसूस हो रही थी, जिसमें नरक से आए ज्वालाएं और गंध के युक्त आभा समाई हुई थी। पहले केनात स्पष्ट रूप से केवल एक महान साधक था। इतने कम समय में इस तरह के नाटकीय परिवर्तन का एकमात्र स्पष्टीकरण अविश्वसनीय जेनेसिस सेल ही है। कितना पागल आदमी है, वीर ने मन ही मन खुद को कोसा। भले ही तथाकथित उत्पत्ति कोशिका वास्तव में सृजन कोशिका न हो, फिर भी यह मनुष्य की कोशिका से पूरी तरह भिन्न होती है। यदि इसे जल्दबाजी में प्रत्यारोपित किया जाए तो कौन जाने इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उसका पौराणिक कीचड़ में परिवर्तित होना इसी का परिणाम था। मनुष्य ईश्वर की कोशिकाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता है? जेनेसिस सेल के संभावित नुकसानों के बावजूद ये वास्तव में भयावह है। नरक की आग। जैसे ही बलरोग का जन्म हुआ, वह बेतहाशा मुस्कुराया और नरक से आग उगलने वाले लावा की एक धारा बहा दी, जिसमें सल्फर की ऐसी विषाक्तता थी जो तीखी, दम घोंटने वाली और सभी जीवन को नष्ट करने वाली थी। लावा का तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। पौराणिक रूप धारण करने से पहले वीर भी, पत्थर के बंदर का शरीर भी इतने उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता। यदि उसे लंबे समय तक इसमें डुबोकर रखा जाए तो उसका मांस निश्चित रूप से पिघल जाएगा। बंदर राजा का क्षेत्र। उसने अपने हाथ फैलाए और मन की शक्ति ने एक ठोस सी ढाल का निर्माण किया जिसने सभी दिशाओं को घेर लिया, पूरी तरह से वायुरोधी। जब उसका मन आकाश और पृथ्वी के आदेश के अधीन था तब एक निर्मम ठंड फैल गई। लावा लगातार बहता रहा, लेकिन वह जल्दी ही ठंडा होकर जम गया और अपनी गर्मी खो बैठा। लेकिन जब लावा जमकर चट्टान बन जाता है तब भी वीर उसे अंदर ही सील करने में कामयाब हो जाता है। धमाका। वीर ने लोहे की छड़ के एक ही झटके से पत्थर के खोल को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया और बाहर निकल आया। महान ऋषि छड़ी तकनीक। बलरोग नरक की आग से घिरा हुआ है, जिससे उसके पास जाना असंभव है। इसके बाद वीर ने ग्रेट सेज स्टाफ टेक्निक का प्रयोग किया। उसकी असीम दिव्य लोहे की अटूट शक्ति ने पल भर में अनगिनत स्टाफ की छायाएं उत्पन्न कर दी। प्रत्येक प्रहार में अपार बल था, मानो वह अपने सामने की हर चीज को चकनाचूर कर देने का इरादा रखता हो। बैंग बैंग बैंग। अग्नि दानव ने इस व्यक्ति से इस तरह हमला करने की हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी, और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उस पर लगातार हमले हुए। भारी लोहे की छड़ उसके शरीर पर लगी, जिससे वह दर्द से बार बार चीखने लगा। उसके दो नुकीले पंजे बेतहाशा घूमे, लोहे की छड़ से टकराए और टुकड़े बिखर गए। दाओमाज असाधारण रूप से बहादुर और उग्र है।
बलरोग 10 मीटर लंबा था और उसके हर कदम से गर्जना की आवाज निकलती थी। अपने नुकीले पंजों से उसने वीर की लोहे की छड़ का डटकर मुकाबला किया और कुछ देर तक डटा रहा। हालांकि वीर को आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई। औरा के आक्रामक व्यवहार के बावजूद मूव वास्तव में अव्यवस्थित थी और हमला पूरी तरह से उसकी जीवन शक्ति की ताकत पर आधारित था। स्पष्टतः उसकी शारीरिक प्रवृत्ति उसकी अपनी जीवन शक्ति के अनुरूप अपर्याप्त थी और उसने अपने विकास को गति देने के लिए जेनेसिस सेल पर भरोसा किया। बाहर से देखने में ये खूबसूरत लग सकता है, लेकिन अंदर से यह सड़ा हुआ है। ये बड़ा अवसर है। महान ऋषि समुद्र में छलांग लगाते हैं। छड़ें चमकती और नाचती रहीं, जिससे एक निरंतर लहरदार बल उत्पन्न हुआ जो ऐसा प्रतीत होता था मानो समुद्र को उलट रहा हो, जिससे वह अंतहीन रूप से मंथन और लुढ़कता रहता था। बैंग बैंग बैंग, नुकीले पंजों की छायाओं को हिंसक रूप से एक तरफ धकेल दिया गया और छड़ी की ताकत ज्वार की तरह उमड़ पड़ी, जो पूरी तरह से घिरे हुए शरीर पर टूट पड़ी, जिससे मंगल ग्रह ज्वाला दानव के मुंह और नाक से छिटक कर बाहर निकल गया। मंकी किंग डोमेन द्वारा हेलफायर को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। वह वीर के एक कदम के अंश के बराबर भी आगे बढ़ने में असमर्थ रहा। कई हमलों के अप्रभावी होने पर केन्नार्ड इनकार्नेशन के बालरोग ने फिर से क्रोध से दहाड़ मारी और तुरंत ही नरक की आग भड़क उठी, जिसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। गर्जन, एक भीषण दहाड़, एक भीषण रक्तपात की आशंका थी। उसमें से एक सींग वाला भयानक सिर निकला। उसकी खाल एकदम काली थी, उसका सिर खोपड़ी जैसा था और उसका शरीर मुरझाया हुआ लेकिन भयंकर था। यह एक पश्चिमी काला ड्रैगन था। हड्डियों से बने पंख फड़फड़ाए, जिससे हवा के झोंके उठने लगे। एक भयावह काली आभा फैल गई, मानो ब्रह्मांड का सबसे उजाड़ अंधेरा हो, जो सभी प्रकाश और पदार्थ को निगल रहा हो। मंकी किंग डोमेन से एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी, जो काली ऊर्जा से टकरा रही थी। चुपचाप उन दोनों का सफाया कर दिया गया। वीर को स्पष्ट रूप से यह एहसास हो रहा था कि उसकी माइंड मन की पावर तेजी से कम हो रही है। औरा ने काले अजगर पर भयंकर आक्रमण किया, उसके नुकीले दांत चीरते और पंजे फाड़ते हुए आगे बढ़े। चारों ओर परछाइयां छा गईं, जिन्होंने वीर को पूरी तरह से घेर लिया। डार्क मैजिक, डिवोरिंग स्फीयर, काला जादू, मृत्यु का क्षेत्र। डार्क मैजिक, फ्लैश पपेट, डॉट डॉट डॉट। एक काली छाया छा गई, एक भयावह प्रकाश चमका और समस्त जीवन का अंत हो गया। वह काला गोला सब कुछ निगल जाता है और जहां भी जाता है अपने पीछे एक भयानक शून्य छोड़ जाता है। कुरकुरे कुरकुरे, मांस के ढेर में दबे हुए टूटे फूटे कंकाल एक एक करके धीरे धीरे खड़े होने लगे, जो अभी भी मांस और खून के टुकड़ों से ढके हुए थे, जबकि भयानक मरे हुए राक्षस उन्हें घेरे हुए थे। मरने के बाद भी मुसीबत खड़ी कर रहे हो, वीर ने व्यंग्य करते हुए कहा। उसके होंठ थोड़े फूल गए और उसने अचानक फूंक मारी। गहरे लाल रंग की लपटें निकली, जिससे आग की एक धुंधली रेखा बन गई। फिर भी उसमें इतनी तीव्र गर्मी थी कि वह हर चीज को चीर देती थी। इससे पहले कि वे मरे हुए राक्षस पास भी आ पाते, उन्हें तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और फिर तेजी से राख में बदल दिया गया, जिससे उनका कोई निशान नहीं बचा। स्वर्ग में तबाही। वीर का शरीर लट्टू की तरह घूम रहा था। उसकी लाठी की हरकतें निरंतर प्रवाहित हो रही थीं, जिससे दाव दाव छड़ी का एक वृत्त बन रहा था, जो सभी दिशाओं में फैलते हुए 6 दिशाओं पर प्रहार कर रहा था। छड़ी की ताकत ने 10 मीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया, जिससे हमले की एक अभेद्य दीवार बन गई। जैसे ही काला ड्रैगन करीब पहुंचा, वह तुरंत भांवर में फंस गया और उससे आगे नहीं बढ़ सका। दुष्ट ड्रैगन का चेहरा और भी भयंकर और क्रूर होता गया और अचानक वह फिर से रूपांतरित हो गया, इस बार एक विशाल भेड़िए में, जिसका मुंह एक ब्लैक होल जितना बड़ा खुला हुआ था, जो मानो किसी अज्ञात अथाह अंतरिक्ष की ओर जाता प्रतीत हो रहा था। उस अपार आकर्षण ने वीर को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया, मानो उसे पूरी तरह से निगल जाने की धमकी दे रहा हो, जिससे उसके अवशेषों का कोई निशान न बचे। फेनर, दुनिया को तबाह करने वाला भेड़िया। वीर चौंक गया। उसने अपने पैरों से धूल के कण उछाले, कलाबाजी की और ताला तोड़कर खुद को छुड़ा लिया। लेकिन भेड़िया लगातार उनका पीछा करता रहा। इस दौड़ में प्रकाश की 2 किरणें, एक सुनहरी और एक काली, एक दूसरे का पीछा कर रही थीं, कभी टकराती, कभी अलग हो जाती, एक भयंकर और बराबरी की लड़ाई में उलझी हुई थीं। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 1200, जोड़ 1300, जोड़ 1600। जैसे जैसे लड़ाई जारी रही, केनार्ड बार बार अपने अवतार रूप में परिवर्तित होता रहा, मानो उसने किसी पौराणिक राक्षस के रहस्य को सुलझा लिया हो और वह किसी भी समय सभी प्रकार की जटिल परिस्थितियों से निपटने के लिए अपना रूप बदल सकता हो।
वीर लगातार प्रतिक्रिया देता रहता है, लेकिन यह इस बात के बराबर है कि प्रतिद्वंद्वी लगातार उसके सामने पौराणिक प्राणियों के वास्तविक सार को प्रकट कर रहा है, जिससे उसकी क्षमता लगातार बढ़ती जा रही है। जितना अधिक वह देखता गया, उतना ही अधिक वह दाव के बारे में जानता गया। पौराणिक कथाओं को समझने की बात करें तो इंटरस्टेलर में वीर से ज्यादा जानकार कोई नहीं है। समय बीतने के साथ साथ वीर ने चुपचाप जीन समीकरण का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी के शक्तिशाली मुखौटे के नीचे छिपी सबसे बड़ी कमजोरी का पता लगा लिया। अध्याय 498 मानसिक प्रतिक्रिया। जेनेसिस सेल, जिसमें हजारों मिथ जीन होते हैं, सृजन की शक्ति प्राप्त करता है। यह एक अत्यंत उन्नत ऊर्जा है जिसने केनाड को दो प्रमुख लोकों को छोड़कर अपने जीवन स्तर को पार करते हुए और एक अवर्णनीय पौराणिक रूप में विकसित होने की अनुमति दी। अब केनाड पौराणिक कथाओं के एक राक्षस में तब्दील हो चुका है, उसमें मानवता का नामो निशान भी नहीं बचा है। ज्वाला दानव, काला अजगर, दानव भेड़िया। उसका विशाल कृमि जैसा शरीर भयंकर और भयावह था, जिससे एक अवर्णनीय आभा निकलती थी। उसके पास जाने मात्र से ही मानसिक भ्रम उत्पन्न हो जाता था, कानों में अजीबोगरीब फुसफुसाहट गूंजने लगती थी और मानसिक नियंत्रण खो जाता था। वीर के हृदय कुंड में हलचल मच गई, लेकिन उसे तुरंत दबा दिया गया। नरक की आग, काला जादू, भक्षक भेड़िए, विभिन्न प्रकार के विचित्र हमले ऐसे बरसने लगे मानो वे स्वतंत्र हो, पौराणिक शक्ति से परिपूर्ण हो और जहां भी वे जाते प्रयोगशाला को खंडहर में बदल देते। वीर ने मंकी किंग डोमेन की पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए एक एक करके हर हमले का सामना किया, जबकि उसकी आंखें चांदी की रोशनी से चमक रही थीं क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी में होने वाले हर बदलाव को बारीकी से देख रहा था और धीरे धीरे कुछ गड़बड़ का पता लगा रहा था। यद्यपि प्रतिद्वंदी का हमला भयंकर था, फिर भी वह अत्यधिक अव्यवस्थित और बेतरतीब था। वह केवल अपने शक्तिशाली जीवन स्तर पर निर्भर होकर अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को बेतरतीब ढंग से इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसे कुशलतापूर्वक नियंत्रित करना कठिन हो रहा था। ये तथ्य कि पौराणिक साधना स्तर वाले ग्रैंड मास्टर स्तर के व्यक्ति भी वीर को पराजित नहीं कर सके, उनकी अक्षमता और उनकी स्थिति के साथ असंगति का स्पष्ट प्रमाण है। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी ने अपनी शक्ति का अंधाधुंध प्रयोग किया, उसका दिमाग तेजी से हिंसक और उन्मादी आभा से भर गया। पर्याप्त रूप से मजबूत मन के बिना अनियंत्रित शक्ति का होना एक शिशु के हाथ में तेज धार वाले चाकू के समान है। यह न केवल अपनी शक्ति का प्रयोग करने में असमर्थ होगा, बल्कि किसी भी समय स्वयं पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जैसे जैसे दूसरे का चेहरा और भी क्रूर और पागलपन भरा होता गया और जो राक्षस रूपांतरित हुआ वह और भी विकृत और पागल होता गया, वीर ने गहराई से महसूस किया कि केनाड धीरे धीरे जेनेसिस सेल के पलटवार को सहन करने में असमर्थ होता जा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा पक्ष अपने आप ही ढह जाएगा। लेकिन हर समय निष्क्रिय रहना उनकी शैली नहीं है। सृजन की शक्ति। मैं देखना चाहता हूं कि इसके भीतर कौन से रहस्य छिपे हैं। ... जैसे जैसे वीर को मुख्य बिंदुओं के बारे में स्पष्टता मिलती गई, वह अधिक शांत होता गया और उसकी आंखों में गहरी रुचि झलकने लगी। हालांकि उनके सामने मौजूद राक्षस भयंकर था, लेकिन इसने वीर को जेनेसिस सेल में झांकने का अवसर भी दिया। दिल में चुभने वाला कांटा। केनाड के साथ सीधे टकराव में लापरवाही से उलझने के बजाय वीर ने सोमरसॉल्ट क्लाउड पर सवार होकर सुनहरी रोशनी की एक किरण में रूपांतरित होकर हवा में उड़ान भरी, जिससे उसके सामने मौजूद राक्षस बार बार क्रोधित होने लगा। मन की शक्ति एक नुकीले कांटे की तरह अंदर तक चुभती हुई एकत्रित होती है। केनाड को अपनी भौहों के बीच तेज दर्द महसूस हुआ और शक्तिशाली मानसिक शक्ति का एक प्रवाह उसके दिमाग में उमड़ पड़ा, जिसने उसकी प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसके पूरे शरीर को तेजी से अपनी चपेट में ले लिया। उसका चेहरा उभरी हुई नसों से विकृत हो गया था, जो बार बार फड़क रही थी, जिससे वह और भी भयंकर प्रतीत हो रहा था। अचानक वह फिर से रूपांतरित हो गया, एक अवतार में बदल गया, एक विशालकाय अजगर जिसके सिर पर एक सींग था, शरीर खंभे जितना मोटा था, मुंह चौड़ा खुला हुआ था और वह खामोशी से दहाड़ रहा था। मुख जिस भी दिशा में इंगित करता, अंतरिक्ष मुड़कर एक ब्लैक होल की तरह शून्य का निर्माण करता। कोई आकर्षण नहीं था, कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन जहां ब्लैक होल ने सब कुछ निगल लिया, वहां सब कुछ पूरी तरह से गायब हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। इस विचित्र दृश्य ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया, जिससे वीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। जोर्मुनगंध, संसार को निगलने वाला सर्प। चाहे ये सच हो या नहीं, वीर ने बस कलाबाजी मारी और तुरंत दूरी बना ली। सांपों की दृष्टि कमजोर होती है और वे अन्य जीवों को ऊष्मा विकिरण के माध्यम से महसूस करते हैं।
वीर अचानक सुनहरी बिजली के एक गोले में बदल गया जो हवा में इधर उधर मंडरा रहा था, कभी बाएं कभी दाएं कभी पूरब कभी पश्चिम, बिना किसी निश्चित क्रम के। सांप की निगाहों से बचते हुए मन की शक्ति से प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर आक्रमण की गति को तेज कर रहा था। पागलपन, अराजकता, विकृति। उस विशालकाय सर्प से निकलने वाली शक्ति एक विचित्र आभा से भरी हुई थी, कभी झुलसा देने वाली गर्म, कभी बर्फीली ठंडी, कभी विस्फोट जैसी। मानो ऊर्जा ही लगातार बदल रही हो, जैसे अनगिनत शक्तियां जबरदस्ती आपस में मिल रही हो, बिना किसी स्पष्ट पैटर्न के। यह ऊर्जा इतनी अराजक है, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? केवल असाधारण बुद्धि वाला व्यक्ति ही ऊर्जा के अराजक प्रवाह के बीच एक स्थिर बिंदु ढूंढ सकता है और अपनी इच्छाशक्ति को स्थिर कर सकता है। किसी जेनेसिस सेल को जल्दबाजी में प्रत्यारोपित करने की यही कीमत हो सकती है, शक्ति प्राप्त करना लेकिन साथ ही अपनी आत्मा को खो देना। तब वीर को समझ आया कि केनाड इतना पागल क्यों था। चूंकि ऐसा है, इसलिए हम उन्हें किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दे सकते। अराजकता की शक्ति से प्रेरित होकर अव्यवस्थित इच्छाशक्ति का एक उफान वापस आया और शरीर पर आक्रमण कर चुकी मानसिक शक्ति को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। किसी को पहले से ही बर्बाद करने के लिए पहले उसे गुस्सा दिलाओ। वीर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो बहुरंगी शीशे की तरह घूम रही थी और आकर्षण का एक अदृश्य आवरण फैला रही थी। केनाड की लाल आंखें लगभग खून से लथपथ थीं, पागलपन और अराजकता से भरी हुई थीं, लेकिन वह इस जबरदस्त मानसिक आघात का सामना करने के लिए और भी अधिक संघर्ष कर रहा था। पर्याप्त इच्छाशक्ति के बिना शक्ति होना हवा में महल बनाने के समान है, ये सत्ता की कठपुतली बन जाती है। चूंकि ऐसा है, तो चलिए इस अराजकता की शक्ति को और भी हिंसक बनाते हैं। वीर का दिमाग विभाजित हो जाता है, दूसरे के शरीर के हर हिस्से में घुसपैठ करता है और लगातार अराजकता की शक्ति को उत्तेजित करता है। सृजन की शक्ति तीव्र हो गई, जिससे विभिन्न गुणों वाली ची ऊर्जा मुक्त हुई। ठंडा, गर्म, चटकने वाला। केनाड के शरीर पर एक एक करके मांस के उभार उभरने लगे, जिनसे बदबूदार मवाद बह रहा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा आग की लपटों में झुलसने की तरह जल रहा था, जबकि दूसरा आधा हिस्सा बर्फ की तरह ठंडा था, मानो वह किसी बर्फीले तहखाने में हो। कुछ ही समय में उसका शरीर फूलकर एक विकराल आकार में बदल गया जो असमान और असम्मित था। इसकी आंतरिक ऊर्जा उस लावा की तरह है जो हजारों वर्षों से लौ में सुप्त अवस्था में था और अब पूरी तरह से फट पड़ा है और जिसे अब दबाया नहीं जा सकता है। केनाड की लाल आंखों में दर्द और निराशा झलक रही थी और वीर की ओर उसकी निगाहें विष से भरी हुई थीं। उसका विशाल अजगर जैसा शरीर एक काली छाया में बदल गया और उसने भारी बल के साथ बेतहाशा प्रहार करना शुरू कर दिया। प्रयोगशाला की मिश्र धातु की दीवारें, साथ ही विभिन्न प्रायोगिक उपकरण चकनाचूर हो गए, जिससे पुनर्तः विनाश का दृश्य परिणत हुआ। वीर हल्के से मुस्कुराया और भी अधिक सहज दिखाई दिया, प्रतिद्वंद्वी के तीखे वार से बचते हुए एक अदृश्य मानसिक हमले का इस्तेमाल करके उन पर पलटवार किया। लंबे समय तक अपने प्रतिद्वंद्वी को वश में करने में असमर्थ केनाड का रूप तेजी से अराजक होता चला गया। उसने बहुत पहले ही एक विशाल सांप का आकार खो दिया था और इसके बजाय उसका सिर, अंत, शरीर पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया था। दाव एक कृमि जैसे मोटे और विशाल शरीर पर प्रकट हुआ। दाव की त्वचा फट गई और मांस के टुकड़े गिरने लगे। यह इसके बारे में। दूसरी तरफ को पूरी तरह से नियंत्रण खोते देख वीर ने आखिरकार जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। दी शत्रु फायर। वीर ने हाथ की मुद्राएं बनाई और प्रचंड लपटें वापस उछली, जिससे उसका प्रतिद्वंद्वी तुरंत आग के सागर में गिर गया और बार बार झुलसने लगा। गर्जन। उसके शरीर में तेज दर्द की लहर दौड़ गई और केनाड गुस्से में दहाड़ उठा। उसका विशाल शरीर अनियंत्रित रूप से छटपटाने लगा। वीर ने दोनों हाथों से लोहे की छड़ को कसकर पकड़ लिया और उसमें मन की बंदर शक्ति प्रवाहित करने लगा। बहुत बड़ा। लोहे की छड़ पल भर में एक विशाल 30 मीटर लंबी छड़ में बदल गई, जो जबरदस्त ताकत के साथ नीचे की ओर झूली। धमाका। ये हजारों पहाड़ों और समुद्रों को भी अपने वश में कर सकता है। जैसे माउंट ताई नीचे की ओर दबाव डाल रहा हो, वैसे ही एक अजेय शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित होती है और पल भर में विस्फोट हो जाता है। बूम। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और अनगिनत जले हुए मांस के टुकड़े फट गए, जिससे खून की बारिश होने लगी जो नीचे गिरने लगी। एक भयानक खून से लथपथ दुर्गंध हवा में फैल गई, जिससे लोगों को उल्टी आने लगी। अध्याय 499 पूर्णता में अंत जोड़ना। खून की बारिश होने लगी, जिससे एक भयावह और डरावना दृश्य बन गया। वीर उसके भीतर खड़ा था। अदृश्य ची क्षेत्र सभी रक्तपात को रोक रहा था, उसका कोई निशान नहीं छोड़ रहा था। टकराना।
एक आकृति बुरी तरह से धड़ाम से जमीन पर गिरी, उसकी सांसें लगभग रुक रुक कर चल रही थीं। केनार्ड के अलावा और कौन हो सकता था? इस समय वह बेहद कमजोर हो चुका था, उसका ची रक्त कमजोर पड़ रहा था, जेनेसिस सेल उसके शरीर से पूरी तरह अलग हो गया था, उसकी ची सांस तेजी से कम हो रही थी और वह जल्द ही ग्रैंडमास्टर क्षेत्र से सीधे नीचे गिर गया। महान गुरु, महान साधक, अभिजात वर्ग के साधक, वह बहुत जल्दी ही घोर पतन की ओर चला गया और उसकी हालत एक आम आदमी से भी बदतर हो गई। जेनेसिस सेल के हमले ने उसकी साधना को नष्ट कर दिया और अब तो उसकी जान भी खतरे में है। लेकिन वीर नहीं चाहता था कि उसकी मौत इस तरह हो। केनार्ड टोंटिन में एक प्रसिद्ध जीन मास्टर हैं। अगर वह इतनी खामोशी से गायब हो जाते हैं तो कौन जाने दांव कितना हंगामा मचाएगा। हालांकि उसे डर नहीं था, लेकिन वह इतना आलसी भी था कि किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केनार्ड के शेष मूल्य का अभी तक पूरी तरह से दोहन नहीं किया गया है। हालांकि उन्हें जेनेसिस सेल के अधिकांश रहस्यों की झलक पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन आविष्कारक द्वारा स्वयं प्रकट की गई पूर्णता की तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। वीर ने इशारा किया और बेहोश शरीर तुरंत चुपचाप उसकी हथेली में आ गिरा। उसके मुंह में एक दवा की गोली रखी गई, जिससे उसकी जान बच गई। फिर वीर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और अनगिनत टुकड़ों, मांस और गंदगी को साफ कर दिया। प्रयोगशाला फिर से एकदम साफ सुथरी हो गई थी, मानो पिछली लड़ाई कभी हुई ही न हो। मन की शक्ति से सारे निशान मिटा दिए गए और सब कुछ पहले जैसा हो गया। केवल प्रायोगिक उपकरण ही गायब हो गए हैं, वहां केवल खाली जगह बची है। वीर जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और उसने ओरिजिन ची को पुनः आरंभ किया। केनार्ड ने तब तक आश्चर्य की एक भी आवाज नहीं निकाली जब तक कि वह जाग नहीं गया और वीर को देखने के लिए अपनी आंखें नहीं खोली। रहस्यमयी आंखों की एक जोड़ी नजर आई और एक अदृश्य शक्ति ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया, जिससे उसकी चेतना एक बार फिर सुन्न पड़ गई। आकाश से एक आवाज आई जो उसके दिल से सवाल कर रही थी, जेनेसिस सेल का रहस्य उजागर करें। केनार्ड की आंखें ऊपर की ओर घूम गईं। उसने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया और उसने कहना शुरू किया, जेनेसिस सेल मिथजीन परियोजना का शिखर है, जिसे जैविक पूर्वजवाद प्रौद्योगिकी के माध्यम से हासिल किया गया है। सभी रहस्यों का विस्तार पूर्वक खुलासा किया गया। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 1200, जोड़ 1300, जोड़ 1400। मिथ जीन से प्राप्त यह उच्च स्तरीय ज्ञान तुरंत वीर की अपनी शक्तिशाली नींव में परिवर्तित हो गया और उसकी क्षमता तेजी से बढ़ी। जल्द ही उसने 50,000 का आंकड़ा पार कर लिया। इस यात्रा से प्राप्त पौराणिक ज्ञान की विशालता का उल्लेख किए बिना उनकी क्षमता में हुई वृद्धि ही उन्हें काफी आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। इस समय तक केनार्ड ने अपने पास मौजूद सभी पौराणिक ज्ञान का खुलासा कर दिया था और वीर के फ्री जीन पॉइंट्स बढ़कर 6 हो गए थे। तो इसे ही जेनेसिस सेल कहते हैं। समझ में आया। सारे रहस्य उजागर करने के बाद वीर को अचानक एक एहसास हुआ। तथाकथित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां पहली नज़र में अक्सर समझ से परे लगती हैं, लेकिन एक बार जब आप उनके रहस्य को समझ लेते हैं तो आप यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाते कि वे कुछ खास नहीं हैं। अब वीर के लिए जेनेसिस सेल में कोई रहस्य नहीं बचा है। इस पल से ये सब भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते। वीर की आवाज खोखली और दूर से आती हुई थी, जो केनार्ड के दिल की गहराइयों में गूंज रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी दुविधा झलकती रही, फिर उसने कहा, हाँ, मैं ये सब भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें नहीं जानता। वीर ने सिर हिलाया, फिर बिना किसी झिझक के मुड़ा और चला गया। उसने जेनेसिस सेल द्वारा निर्मित मांसल गेंद की ओर एक नज़र भी नहीं डाली। सभी ज्ञान प्राप्त करने और उसे पौराणिक कथाओं के अपने ज्ञान के साथ मिलाकर उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यद्यपि उनके सामने मांस का गोला केनार्ड की सबसे बड़ी कृति थी, वास्तव में यह एक विफलता से ज्यादा कुछ नहीं थी। वह इससे बेहतर कुछ चाहता था। वीर की आकृति के गायब होते ही केनार्ड काफी देर तक छत को खाली निगाहों से देखता रहा, फिर उसे होश आया। वह लड़खड़ाते हुए उठा और चारों ओर खाली निगाहों से देखने लगा। क्या हुआ? मैं जमीन पर कैसे आ गिरा? अचानक, मानो कुछ याद आने पर केनार्ड तुरंत उछल पड़ा, मेरा जेनेसिस सेल। वह दौड़कर वहां पहुंचा और जब उसने कल्चर चैम्बर में घोल में भीगी हुई मांसल गेंद को पूरी तरह से सुरक्षित देखा तो उसने राहत की सांस ली। केनार्ड ने अपना चेहरा उससे सटा लिया और पारदर्शी मिश्र धातु की दीवार के पार उसने चुपचाप मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो मोह, जुनून और पागलपन से भरी थी। वह अपने आसपास घटी हर बात को पूरी तरह से भूल चुका था। ... सांस लें। द पिन शियान साधना विधि सक्रिय हो गई और स्वर के टावर की पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से समाहित हो गई, जिससे एक और सनसनी पैदा हुई।
लो फिर वही। इस बार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को किसने नष्ट किया? हमें उसे आज ही ढूंढना होगा। क्या ये कभी खत्म होगा? हम खुद को कैसे संवारेंगे? डॉट डॉट डॉट। इस घटना के सूत्रधार के रूप में वीर पूरी तरह से बेखबर रहा, स्वयं को एक अथाह ब्लैक होल में परिवर्तित करता रहा, आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से सोखता रहा और साधना की सबसे गहरी अवस्था में डूबता चला गया। इस प्रकार उसने स्वर्ग के टावर की एक पूरी मंजिल को निगल लिया। साधक ने अराजकता फैला दी। कुछ अंक जोड़े। अपनी पूरी क्षमता वापस पाने के बाद वीर ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अभी अभी प्राप्त किए 6 मुफ्त जीन पॉइंट्स को सन वुकॉन्ग जीन और कल्टीवेशन जीन में जोड़ दिया और उसके गुणों में नाटकीय परिवर्तन आया। नाम वीर। जीवन शक्ति 11,800। अर्जित जीन सन वुकॉन्ग जीन 10। संवर्धन जीन 8। प्रतिभा जीन सुंदर बंदर राजा जीन 10। दाव हृदय जीन 10। डॉट डॉट डॉट। आनुवंशिक क्षमता 3180। सन वुकॉन्ग का जीन एक ही चीज से पूरी तरह से भर गया और उसका कल्टीवेशन जीन भी 8 अंकों तक बढ़ गया। 2 बज गए, बस 2 बजने से चूक गए। एक बार जब वीर अपने सभी जीन्स को अधिकतम स्तर तक पहुंचा देगा तो वह आधिकारिक तौर पर ग्रैंडमास्टर क्षेत्र में पहुंच जाएगा, जो उससे बस एक कदम दूर है। हालांकि परिपूर्ण मिथक जीन की शक्ति के कारण उनकी जीवन शक्ति ने सबसे पहले 100,000 के आंकड़े को पार कर लिया और ग्रैंडमास्टर के स्तर तक पहुंच गई। ये कहा जा सकता है कि अपनी शक्तिशाली जीवन शक्ति के बल पर ही वीर तारों भरे आकाश में सबसे उत्कृष्ट मानव साधक बन गया है। वह खड़ा हुआ, मुट्ठी भींची और अपने शरीर से उग्र शक्ति की लहरें उमड़ती हुई महसूस की, ऐसी शक्ति जो अंतहीन प्रतीत होती थी और जिसे कभी मुक्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन ग्रैंडमास्टर रील्म केवल शक्तिशाली जीवन शक्ति का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता, ये जीवन के सार की एक उन्नति का प्रतिनिधित्व करता है। एक बार जब वे अपना पौराणिक रूप प्राप्त कर लेंगे तो अंतरतारकीय मनुष्य अपने कार्बन आधारित शरीरों की बाधाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और सीधे प्राचीन दिव्य की ओर बढ़ेंगे। पौराणिक रूपों की क्षमताएं भी पौराणिक मार्ग से निकटता से संबंधित हैं। वीर को इस बात का खास तौर पर बेसब्री से इंतजार है। एक बार जब वह ग्रैंडमास्टर बन जाएगा तो उसका पौराणिक रूप कैसा होगा? सुंदर बंदर राजा सन वुकॉन्ग। फिर भी जब तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा जाता तब तक सब कुछ केवल अटकलें हैं और इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 20,000 आनुवंशिक क्षमता की कमियों को केवल जेनेसिस सेल में अनुसंधान के माध्यम से ही भरा जा सकता है। वीर ने जीन समीकरण का उपयोग करके समस्या का हल निकाल लिया। जेनेसिस सेल अरबों मिथ जीन्स को मिलाकर उन्हें ओरिजिन की कैश शक्ति में बदल देता है। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण तकनीक नहीं है। दाव मिथ जीन के सार स्तर को जानना अलग बात है और इसकी उत्पत्ति में भी लगातार सुधार हो रहा है। विभिन्न पौराणिक जीवों में स्वतंत्र रूप से रूपांतरित होने के लिए उन्नत जीन का उपयोग करना आवश्यक है। इसे उत्पत्ति से सहेजें। केवल समान रैंक के मूल निवासी ही एक दूसरे के बीच स्थानांतरण कर सकते हैं। मिथक जीन केवल एक वाहक है, जबकि उत्पत्ति विकासवादी स्तरों के सार का प्रतिनिधित्व करती है। जीन की उत्पत्ति। ये जटिल समस्या जीन बिंदु के पीछे का रहस्य उजागर करती है। वीर को अचानक एक विचार आया और उसने महसूस किया कि केनार्ड के शोध में उल्लिखित जीन बिंदु उत्पत्ति ही संभवतः जीन बिंदु है। क्या ओरिजिन को भी ट्रांसफर किया जा सकता है? वीर के चेहरे के भाव अजीब हो गए, उसकी आंखों में एक छिपी हुई परमानंद की अनुभूति हुई। क्या ये हो सकता है? जीन रीसेट। अध्याय 500 जीन रीसेट। जीन उत्पत्ति स्थानांतरण। इसका अर्थ क्या है? वीर, जिसके पास जीन समीकरण है, इस बात से और भी अधिक अवगत है। जीन अनुक्रम, मूल जीन, प्राथमिक जीन, असाधारण जीन, प्रतिभा जीन। किसी जीन के रैंक में जितनी वृद्धि होती है उसके मूल स्थान में गुणात्मक सुधार होता है। विभिन्न स्तरों पर मिथक जीन और उत्पत्ति का विकास स्पष्ट रूप से भिन्न और पूरी तरह से दुर्गम है। और अब इस जेनेसिस सेल में वास्तव में ओरिजिन ट्रांसफर तकनीक मौजूद है। ये तो हद से ज्यादा है। वीर को इसमें शामिल संभावनाओं के बारे में सोचकर रोंगटे खड़े हो गए। यदि उत्पत्ति को स्थानांतरित किया जा सकता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि किसी विशेष मिथक जीन के संवर्धन बिंदुओं को मिटाकर किसी अन्य पौराणिक मार्ग में स्थानांतरित किया जा सकता है? इस मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देने वाला जीन जागरण, बिना किसी पछतावे के एक अटल नियम। लेकिन इस जेनेसिस सेल का उद्भव निस्संदेह सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर यह सिर्फ जीन रीसेट है तो सामान्य तौर पर इसमें कुछ खास नहीं है। आखिरकार लोगों की ऊर्जा सीमित होती है।
पौराणिक कथाओं के अपूर्ण ज्ञान के साथ एक भी पौराणिक पथ को पूरा करना मुश्किल है। अपने आंकड़ों को रीसेट करना और एक नया पथ शुरू करना तो दूर की बात है, लेकिन वीर के लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। प्राचीन पृथ्वी की पौराणिक कथाओं और जीन समीकरण के आधार पर सैद्धांतिक रूप से वह अनगिनत पौराणिक पथों का अनुमान लगा सकता है, बशर्ते उसकी आनुवंशिक क्षमता पर्याप्त हो। यदि जीन बिंदु को धोकर स्थानांतरित किया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह इसे तुरंत अन्य पौराणिक पथों में जोड़ सकता है और वास्तव में इसकी क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है? लगातार बदलते रहने का क्या अर्थ है? ये सचमुच बहुमुखी प्रतिभा है। सन वुकोन की पौराणिक कथात्मक यात्रा मन का प्रतिबिंब है और इसमें कुछ भी नहीं बदलता। हालांकि पौराणिक मार्ग की सीमाओं का अर्थ यह है कि यह केवल अपना रूप बदल सकता है, लेकिन अपनी क्षमताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि आप अपने जीन को पुनः निर्दिष्ट कर सकते हैं, तो आप मूल को किसी अन्य दाव में स्थानांतरित कर सकते हैं। उस स्थिति में एक ही प्रमाण पत्र स्थायी प्रमाण पत्र बन जाता है। एक बार किसी निश्चित रैंक के मिथक जीन जागृत हो जाने पर उसी स्तर के जीन को जागृति के लिए एक एक करके स्थानांतरित किया जा सकता है। केनार्ड के पिछले प्रदर्शन से यह बात साबित हो चुकी है। बालरोग, काला ड्रैगन, फेनरा द वुल्फ, ये 3 पौराणिक मार्ग। आनुवंशिक क्षमता जोड़ 5200। चाबी मिलते ही वीर को तुरंत ऐसा लगा जैसे बादल छट गए हों और चांद की रोशनी दिखाई दे रही हो। उसके दिमाग पर छाया कोहरे की एक परत हट गई और एक बिल्कुल नई दुनिया सामने आ गई। समझ के साथ संभावनाएं पैदा होती हैं जो फिर से बढ़ती हैं। वीर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये बदलाव निस्संदेह दर्शाता था कि वह सही रास्ते पर था। हालांकि यह महत्वपूर्ण बिंदु समझ में आ गया है, लेकिन जीन पॉइंट वाशिंग की मूल तकनीक को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा जा सका है। मैं पहले से ही उन्नत मिथ जीन से जीन कैसे निकाल सकता हूं? किसी ओरिजिन को फ्री जीन पॉइंट में कैसे बदला जा सकता है? जेनेसिस सेल इंटरस्टेलर की अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। वीर अपने ही खिलाफ ऐसी रणनीति का इस्तेमाल नहीं करेगा। मन सदा परिवर्तनशील है, सब कुछ प्रकट करता है, ये सर्वशक्तिमान है। मन तर्क को समझता है, जो निराकार और अमूर्त है। जब तक कोई इसके बारे में सोचता है, तब तक वह इसे कर सकता है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुकरण करने और जीन निकालने के लिए मन की शक्ति का उपयोग क्यों न किया जाए? उत्पत्ति। यह विचार वीर के मन में आया और टालमटोल करने वालों में से न होने के कारण वह तुरंत काम पर लग गया। मन की शक्ति पूरी तरह से विभेदित हो गई है, जैसे अनगिनत अदृश्य धागे शरीर के हर हिस्से में प्रवेश करते हुए परम रहस्य की खोज कर रहे हों। त्वचा, मांस, हड्डियां, ये सब मन के परिप्रेक्ष्य में पारदर्शी त्रि-आयामी मॉडल बन गए। अंग, कोशिका केंद्रक, परत दर परत भेदते हुए स्थूल से सूक्ष्म तक अंततः जीन तक पहुंचते हैं। वीर के शरीर से अंदर से बाहर तक एक लाल रोशनी निकल रही थी, जो साफ और पारदर्शी थी, खून की तरह लाल। जैसे जैसे घुसपैठ जारी रही, उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय रूप से विचित्र और रहस्यमय दृश्य प्रकट हुआ। यह एक अंधकार में संसार है, जो ब्रह्मांड जितना विशाल है, जहां सर्प या अजगर जैसी आकृतियां जोड़ों में एक साथ कुंडलित होकर ऊपर की ओर सर्पिलाकार रूप में फैली हुई हैं। कुछ भाग प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, कभी तेज तो कभी मंद, मानो तारों से भरा आकाश हो। यह मिथ जीन है। प्रत्येक अवेकनिंग मिथ जीन एक विशाल सुनहरे तारे में परिवर्तित हो जाता है, जो असीम प्रकाश और गर्मी बिखेरता है, मानव शरीर के हर हिस्से को रोशन करता है और गहरे परिवर्तन लाता है। जीवन का रूपांतरण। ये प्रकाश एक चिंगारी की तरह पूरे घास के मैदान को प्रज्वलित कर गया और अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में फैल गया। सक्रिय मिथ जीन लगातार विभाजित होता रहता है, रहस्यमय पदार्थों के विभिन्न संयोजनों को नियंत्रित करता है, जिससे कोशिका प्रसार, अंगों का विकास होता है और मानव शरीर के सभी हिस्सों में लगातार बदलाव होता रहता है, जिससे जीवन के सार में परिवर्तन होता है। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। वीर दाव को जानता है, जो कि ठीक वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिथ जीन अपने प्रभाव डालने के लिए मानव शरीर को लगातार संशोधित करता रहता है। ये चकाचौंध भरी रोशनी हमारी आंखों के सामने मिथ जीन की शक्ति का प्रकटीकरण है। ये प्रकाश, जिनमें से कुछ चमकीले और कुछ मंद हैं, उत्पत्ति के प्रकाश का प्रतीक हैं। जीन उत्पत्ति को स्थानांतरित करने के लिए उसे परिष्कृत और निपुण बनाना आवश्यक है। जेनेसिस सेल की निर्माण तकनीक के आधार पर सबसे उन्नत मिथ जीन ओरिजिन से शुरुआत करना आवश्यक है और इसे चरण दर चरण परिष्कृत किया जाता है। हालांकि बेसिक जीन का रैंक सबसे कम होता है, फिर भी यह जीन ट्री की नींव है। जल्दबाजी में लिए गए कदम जीन श्रृंखला में पतन की एक श्रृंखला को जन्म दे सकते हैं, जिससे साधक का पतन हो सकता है।
शारीरिक शरीर के भी नष्ट होने का खतरा है। एक विचार आते ही वीर तुरंत दो सबसे बड़े सुनहरे सितारों की ओर बढ़ गया। दृष्टि में एक शुद्ध और अपरिवर्तनीय आभा प्रकट हुई, जिसमें जरा भी अशुद्धता नहीं थी, जो अग्नि के समान प्रज्वलित, जल के समान तरल और पृथ्वी के समान शक्तिशाली थी। शक्ति में अनेक विशेषताएं समाहित होती हैं, जो आपस में मिलकर एक अटूट पवित्रता का संचार करती हैं। क्या ये जीन की उत्पत्ति है? वीर को चुपके से एहसास हुआ कि उसका पिछला अनुमान गलत था। जीन ओरिजिन केवल एक साधारण जीन बिंदु नहीं है, या यूं कहें कि जीन बिंदु केवल एक जीन ही होता है। यह तो बस ओरिजिन के डेटा का एक प्रकटीकरण मात्र है। जीन ओरिजिन का सार किसी गहन और रहस्यमय असाधारण शक्ति से जुड़ा है। निकालना। सन वुकोंग जीन असाधारण शक्ति का स्रोत है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। संवर्धन जीन एक सहायक जीन है, इसलिए इसे आजमाना सार्थक है। यदि हम इसे सावधानीपूर्वक संभालें तो कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। वीर की मानसिक शक्ति अदृश्य छोटे हाथों की तरह तेजी से सुनहरे तारों की रोशनी की किरणों को इकट्ठा करने लगी और फिर उन्हें तुरंत वापस खींच लिया गया। जैसे जैसे ओरिजिन धीरे धीरे गायब होता गया, सुनहरा तारा मंद पड़ता गया, मानो उसने अपना प्रकाश खो दिया हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मिथ जीन अपने मूल रूप में लौट आया है, बल्कि वह छिप गया है। वीर ने अनजाने में मिथ जीन के बारे में और भी रहस्य उजागर कर दिए। मिथ जीन एक बार जागृत हो जाने पर एक खुली बोतल की तरह होता है। स्रोत बोतल में मौजूद पानी है। पानी तो बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन बोतल अभी भी वहीं है। अर्जित जीन उत्पत्ति, प्रतिभा जीन उत्पत्ति, जीन उत्पत्ति। जीन उत्पत्ति डेटा को उच्चतम गुणवत्ता से निम्नतम गुणवत्ता के क्रम में निकाला जाता है। जीन की उत्पत्ति मन के नियंत्रण में है, लेकिन इसे कहाँ स्थानांतरित किया जाना चाहिए? सन वुकोंग के अलावा वीर अन्य पौराणिक मार्गों से अनभिज्ञ है। एक पल के लिए वह गहरी सोच में डूब गया। नहीं, अभी एक और है। अचानक उनके मन में एक विचार आया, जिससे उन्हें एक लंबे समय से भूली हुई याद ताज़ा हो गई और उनका दिमाग तुरंत उस घटना को याद करने लगा। इसके सामने तुरंत ही इसका अपना जीन अनुक्रम मानचित्र प्रकट हो गया, जिसमें तारों भरे आकाश के सबसे गहरे हिस्से में सैकड़ों निष्क्रिय काले तारे छिपे हुए थे, जो एक दूसरे की प्रतिध्वनि कर रहे थे और धुंधले रूप से एक शानदार आकाशगंगा का निर्माण कर रहे थे। ये वीर के लिए एक ऐसी भावना को भी प्रकट करता है जो विचित्र और परिचित दोनों है, मानो ये समय की नदी के अंत से बची हुई एक स्मृति हो, प्राचीन, चिरस्थायी और अमर। जहां दिल ले जाता है, जीन जैसे ही ओरिजिन आगे बढ़ा, उसका शरीर तेजी से बदल गया। उसके पैर सांपों में बदल गए और उसका शरीर 10 मीटर लंबा हो गया। उसका सिर मनुष्य का और शरीर सांप का था। उसकी दोहरी पुतलियों से अनगिनत प्रकाश किरणें निकल रही थीं, जिनमें हवा, आग, गरज, बिजली, सभी प्रकार की आकाश और पृथ्वी की घटनाएं उसके साथ गतिमान थीं। ये है फुक्सी जियांग।